दिल्ली क्राइम के सीजन 1 में एक डायलॉग है कि भाई 99% लोग इस दुनिया में अच्छे हैं, बस 1% बुरे लोग हैं जिनकी वजह से इस दुनिया में क्राइम होते हैं। अब सोचो, अगर आपको पता है कि ये इंसान बुरा है तो क्या आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद करेंगे? तो भैया आप देख लीजिए, एक पुलिस वाले को अपनी पूरी जिंदगी उन 1% बुरे लोगों में गुजारनी पड़ती है जिनकी आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से उसी पुलिस और उन 1% लोगों के द्वारा किए गए हीनियस क्राइम को दिखाने के लिए आ रहा है दिल्ली क्राइम का सीजन 2, जिसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है। लेकिन भाई सेकंड सीजन को देखने से पहले इसके फर्स्ट सीजन के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये किस लेवल का शो है। शो के ओनली 2 एपिसोड ओटा के सनड्रेंस फिल्म फेस्टिवल के अंदर दिखाए गए थे और नेटफ्लिक्स ने इनको देखते ही बाप लिया था कि ये किस लेवल का शो है, इसे किसी भी दम पर अपने हाथ से नहीं निकलने देना है। भैया रिलीज होते ही इसने क्रिटिक्स को हिला के रख दिया और इंडिया का पहला शो बना जिसने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग ड्रामा शो का अवार्ड अपने नाम किया। और भाई ये सब हुआ इसकी रियलिटी और एक्टर्स की गई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं, इसकी स्क्रिप्ट 400 पेजों की लिखी गई थी और उससे भी बड़ी बात, सैफ अली शाह ने ओनली 5 मिनट पढ़ के उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये स्क्रिप्ट ओनली उनके लिए बनी है। और भाई इसके ट्रेलर को देख के लग रहा है कि वही मैजिक और वही बवाल फिर से होने वाला है, वही गूज़बम्स और वही सेटिस्फेक्शन फिर से मिलने वाला है। तो भाई सीजन 2 के अंदर हमें फिर से वही एक्टर दिखने वाले हैं, सैफ अली शाह, और उनका वो प्रेजेंटेशन, आई एम वर्तिका चतुर्वेदी, डीसीपी ऑफ साउथ डिस्ट्रिक्ट, ये लाइन में जितनी बार भी सुनता हूँ एक अलग ही पावर आता है। गजब है यार इनकी एक्टिंग, इनके टक्कर का कोई नहीं है। और इनके टीम में फिर से दिखने वाले हैं रसिका दुग्गल, राजेश तेलंग, आदिल हुसैन और भी कई एक्टर्स जिनकी रियलिस्टिक एक्टिंग सीजन 2 को सीजन 1 से भी बेस्ट बना सकती है। तो भैया इस बार केस दिखाया जाएगा कच्चा गैंग का। जी भाई, मुझे अभी भी याद है जब हमारे चारों तरफ अफवाहें फैल रही थी, कच्चा गैंग ये, कच्चा गैंग वो, रात को आते हैं, तेल लगा के आते हैं, चोरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन सच्चाई क्या थी आज तक पता नहीं लगा। लेकिन अब इसकी पूरी सच्चाई हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर दिखाई देने वाली है। और जिस तरीके से रसिका दुग्गल एक सीन में बोलती है मल्टीपल मर्डर, तो हो सकता है निठारी केस भी हमें इसके अंदर दिखाई दे, क्योंकि ट्रेलर के अंदर एक और डायलॉग है जहां बोला जाता है एक केस खत्म नहीं होता जब तक दूसरा आ जाता है। तो भैया ये दोनों केस हमें सीजन 2 के अंदर दिखाई देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने इन केस के ऊपर कैसे काम किया और दोषियों को कैसे पकड़ा, यही हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी उनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाएगी। ट्रेलर के अंदर एक टर्म है बॉर्न क्रिमिनल्स, जो एक थ्योरी है जिसे क्रिमिनोलॉजिस्ट लोबर्सो ने दिया था कि भाई कुछ लोग जन्म के साथ ही ऐसे लक्षणों के साथ पैदा होते हैं जो आगे जाके क्राइम ही करेंगे, ये पक्का है और उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे मुंह उनका आगे निकला, आंखें अंदर घुसी हुई और डार्क स्किन, हाथ या पैर नॉर्मल से ज्यादा बड़े। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी सच नहीं है ये तो क्रिमिनोलॉजिस्ट ही जाने। तो भैया दिल्ली क्राइम सीजन 2 के ट्रेलर को देखकर आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट के अंदर जरूर बताएं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भैया जब अवेंजर एंड गेम ने अवतार का रिकॉर्ड तोड़ा तो जेम्स कैमरन को गुस्सा आया और उन्होंने मैं झुकेगा नहीं साला बोलते हुए अवतार के 4 पार्ट की घोषणा कर दी। और वो हैं अवतार द वे ऑफ वाटर, अवतार द सीड ब्रेकर, अवतार द टल्कम सोल्जर, अवतार द क्वेस्ट फॉर एवा। और ये कह दिया कि भैया इतने रिकॉर्ड बनाऊंगा कि कैलकुलेटर से भी नहीं जोड़ पाओगे। जिनमें से फर्स्ट अवतार द वे ऑफ वाटर इस साल रिलीज होने वाला है, जिसका ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ रिलीज किया गया है। अवतार द वे ऑफ वाटर की बात करें तो इसको पिछली वाली मूवी से आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, जिसके अंदर दिखाया जाएगा कि जैक सिल्ली जो पूरी तरह से नावी बन चुका है, जो अच्छे इंसान थे उन्हें पेंडोरा पे रुकने के लिए कहा गया है और उनके साथ वो कैसे मिलकर रहते हैं, और वो अपनी फैमिली भी आगे बढ़ाएगा जिसके अंदर उसके 3 बच्चे होने वाले हैं। ट्रेलर के अंदर बिल्कुल भी कुछ रिवील नहीं किया गया है। हो सकता है कि इंसानों की पहले से ज्यादा बड़ी फौज आए उनसे लड़ने के लिए, और ये भी हो सकता है कि वो अपने अस्तित्व के लिए खुद ही लड़े पेंडोरा के ऊपर। ये तो बात होगी ट्रेलर की। अब बात करते हैं ऐसी मूवी एज ऑफ सीड एक्सपीरियंस मूवी बनी कैसे। तो पुरानी यादें ताजा करूं, 1994 में 80 पेजों की एक स्क्रिप्ट अवतार के लिए जेम्स कैमरन ने लिख ली थी और उन्होंने ये कहा कि 1997 में जो टाइटैनिक रिलीज हुई उसको कंप्लीट करके 1999 में वो इसको रिलीज कर देंगे। तो भैया जब उन्होंने 1997 में टाइटैनिक कंप्लीट कर ली और अपने अवतार प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़े, तो उन्हें लगा कि भैया इस टाइम मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे मैं जो विजन जो सोच रहा हूँ वो दुनिया को नहीं दिखा पाऊंगा।
और ये चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई। और भाई फिर वो टाइम आया जब 2005 में उन्होंने लगा कि अब वो टेक्नोलॉजी है जिससे मैं इस चीज़ को दुनिया को दिखा सकता हूँ। और भैया 2005 से 2009 तक यानी कि 4 साल में ये मूवी बन के तैयार हुई। और जब ये थिएटर में पहुंची तो इसके ऊपर इतनी बारीकी से काम किया गया था एक एक चीज़ पर कि इस मूवी ने बवाल मचा दिया। और ये बवाल आज तक चल रहा है। आज से 13 साल पहले यानी कि जब मैं 10-12 साल का बच्चा होऊंगा उस टाइम ये मूवी 3D के अंदर रिलीज हुई थी। तो सोचो उस टाइम का एक्सपीरियंस कैसा होगा। आज तो हर कोई 3D के बारे में जानता है। उस टाइम थिएटर में 3D प्रोजेक्टर नहीं थे तो मूवी को कुछ समय के लिए इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया कि थिएटर के अंदर 3D प्रोजेक्ट लग सके और लोग देख सके कि इस मूवी के अंदर ऐसा क्या है। कहा गया है कि 40% मूवी को ही लाइव शूट किया गया है, बाकी 60% मूवी कंप्यूटर जनरेटेड है। मूवी के अंदर ऐसी टेक्निक को यूज किया गया जिसके अंदर एक्टर्स के एक्सप्रेशन को कॉपी किया जाता है और कंप्यूटर जनरेटर एनीमे पे लगा दिया जाता है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमें लगता है कि एनीमे एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्टिंग एकदम रियल है, चाहे वो एनीमे फेक है। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया था। भैया पेंडोरा वर्ल्ड बनाने के लिए पेटाबाइट स्टोरेज की जरूरत पड़ी थी। अगर आप जानते हो तो 1 GB कितना बड़ा होता है। 1024 GB से 1 टेराबाइट बनता है और 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है। तो सोच सकते हो ये कितना बड़ा स्टोरेज है। 1 मिनट का शूट भी 17 या 18 GB का होता था। कई बार तो घंटों लग जाते थे इसको रेंडर करने में। भैया जी और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया गया था। जैसे एक्टर सारे प्लांट बेस्ड फूड खाते थे और जो ये नावी कैरेक्टर हैं वो उनकी माँ के सपने के अंदर आए थे। और वो झूलते हुए जो पहाड़ है वो चाइना की किसी स्टोरी से उनके दिमाग में आए थे। इसीलिए 6 अलग अलग राइटर ने उनके ऊपर चीज़ें चुराने का आरोप भी लगाया था। जैसे इंडिया के लिए भी ये गर्व की बात है कि जेम्स कैमरून ने अवतार टाइटल भी इंडिया से ही लिया था। टाइम्स मैगजीन के एक इंटरव्यू में जब जेम्स कैमरून से पूछा गया कि भैया ये अवतार टाइटल का मतलब क्या है तो उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के अंदर जब कोई देवी या देवता प्रकट होता है तो उसे अवतार कहा जाता है। उस टाइम की बात करें तो 237 करोड़ में इस मूवी को बनाया गया था और इस मूवी ने कमाई की 2.8 बिलियन। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 220 बार 47 करोड़, ऐसा ही कुछ। नीचे देख लीजिए, मेरे से पढ़ा नहीं गया ये। अब जो अवतार द वे ऑफ वाटर इस साल रिलीज हो रही है उसका बजट 250 मिलियन है और ये कितने रुपए कमाने वाली है 30,000, 40,000, 50,000 करोड़, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस जितने रिकॉर्ड बने हुए हैं सब फाड़ के रखने वाली है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है ये मूवी कितने रिकॉर्ड तोड़ेगी और कितनी कमाई करने वाली है? कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। सुबह 5 बजे के भी शो हो रहे हैं और वो भी पूरे फुल हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ द बिगेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम KGF चैप्टर 2 की, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। जब KGF चैप्टर फर्स्ट आया तब से ही लोगों के मन में हाइप बन चुकी थी कि इसका अगला चैप्टर कैसा होगा। तो क्या KGF चैप्टर 2 उनकी इस हाइप को सेटिस्फाई कर पाया? तो जी हाँ फ्रेंड्स, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज़्यादा है ये मूवी के मेकर्स ने इसको अलग तरीके से शूट किया है। एक अलग तरह की इमेजिनेशन सोची है जहाँ मूवी के हर एक सीन को क्लाइमैक्स की तरह शूट किया गया है। बाकी फिल्मों में लास्ट के 5-10 मिनट में जो हाइप दिखाई जाती है वो बढ़ता हुआ BGM, फाइट सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर वो क्रिएशन हर 1 मिनट में चलती रहती है। तो एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से ऊपर रहता है। मूवी के अंदर के डायलॉग एक से बढ़कर एक है। उनमें से एक, मेरा जैसा मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो बाकी और किसी से कैसे होगा। मूवी के अंदर एक जगह नेपोटिज्म वर्ड का यूज किया गया है। कहीं ये इशारा बॉलीवुड की तरफ तो नहीं है? जब मूवी के सेट से संजय दत्त का लुक बाहर निकला था तो हर कोई बात कर रहा था ये तो वाइकिंग्स की कॉपी है, ये तो वाइकिंग्स की कॉपी है। मूवी के मेकर्स ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से बनाया है। संजय दत्त की एंट्री सीन में ही बात कर दी जाती है वाइकिंग साम्राज्य की, तो इधर से भी हाथ धो लिए और इधर से भी हाथ धो लिए। तो मूवी के अंदर स्टार्स की एक्टिंग के बारे में तो बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि मूवी ने हाइप ही इतनी बढ़िया बना ली थी कि एक्टिंग चाहे कैसी भी हो देखने जाने वाले हैं लोग, और वाकई में सबकी बेस्ट एक्टिंग है। रॉकी के रोल में यश ने शानदार स्वैग छोड़ा है, संजय दत्त ने अधीरा के रूप में आग लगा दी है, और लास्ट में रवीना टंडन जिन्होंने PM रमिका के रूप में एक अलग ही छाप छोड़ी है। और हाँ, रॉकी की फैमिली में ओनली उसकी माँ नहीं थी, उसकी फैमिली पूरी है। अब वो कैसे पूरी है वो आपको फिल्म देख के पता लगाना है। तो फ्रेंड्स जल्दी जाइए सिनेमाघरों में और फिल्म को देख डालिए। फिल्म बहुत अच्छी है। ऐसा ना हो कि कोई फ्रेंड्स देख के आ जाए और आपके सामने सब स्पॉइल कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी फिल्म की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हो सकता है फ्रेंड्स गांधी जी आपके आदर्श हो और आप कांग्रेस के सपोर्टर में से एक हो, तो मूवी से आप दूर ही रहना, क्योंकि ये मूवी आपका नजरिया बदल सकती है। लेकिन याद ये भी रखना होगा कि हम एक सिनेमा देख रहे हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। लो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे मूवी स्वतंत्रता वीर सावरकर का, क्योंकि बनने वाला और बनाने वाला बंदा एक ही है। एक्टर्स और डायरेक्टर दोनों रणदीप हुड्डा, और इतना डेडिकेशन अपने काम के लिए भाई मिले तो चरण चूम लूं मैं। सरबजीत तो याद होगी आपको, उस मूवी के अंदर इन्होंने जो अपना डेडिकेशन दिखाया था बस उसको 2 गुना कर दिया है इस मूवी के अंदर।
आपको देखकर आश्चर्य होगा कि इस पेट्रियोटिक मूवी में सारी गोलियां स्वतंत्रता सेनानियों ने चलाई है, अंग्रेजों ने एक भी गोली नहीं चलाई है। मूवी देखते टाइम नोटिस करोगे आप। मूवी वीर सावरकर की बायोपिक है, जिसके अंदर हम अभिनव भारत की स्थापना, काला पानी की सजा, देश को आजादी मिलना, देश का विघटन होना और गांधी जी की हत्या में वीर सावरकर को गिरफ्तारी मिलना जैसी सारी घटनाएं इस मूवी के अंदर हमें दिखाई गई है। लेकिन भाई जब वो काला पानी को दिखाते हैं, रियल में दिल दहल जाता है। इससे पहले से टीचर्स ने महसूस करवाया था कि देश में काला पानी नाम की भी कोई जगह थी, और आज रणदीप हुड्डा ने दिखा भी दिया। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी टेलिंग इतनी दमदार है कि हमको 3 घंटे तक ये सीधा उठा के 1900 के दशक में ले जाती है। मूवी के अंदर एज के अकॉर्डिंग रणदीप हुड्डा का लुक चेंज होता है, लेकिन इसके अलावा हर एक कैरेक्टर का लुक चेंज किया जाता है एज के अकॉर्डिंग। भाई साहब, डायरेक्टर याद रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अगर इस बार बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया जाए तो वो किसको मिलना चाहिए? क्या इससे बेस्ट परफॉर्मेंस कोई हो सकती है? सब झूठे हैं। अगर ऑस्कर हमारे देश की खेती होती तो 100% श्योर था कि ऑस्कर इस बार हमारी इस मूवी को मिलने वाला था। आपकी क्या राय है कमेंट के अंदर बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जो आया है वो जाएगा, सृष्टि का नियम है। भाई शौक लगता है जब देश के रियल हीरो को ये बॉलीवुड विलन बना देता है। अरे भाई, कभी हीरो वाले रोल भी तो दो इनको। इसलिए सोनू सूद ने सोचा क्यों ना एक मूवी में खुद ही बनाता हूँ जिसके अंदर मैं ही हीरो हूँ, क्योंकि रियल हीरो तो मैं देश का वैसे भी हूँ। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर सब खुद ही है अपना भाई। मूवी फुल ऑन एक्शन साइबर क्राइम थ्रिलर होने वाली है, जिसके अंदर अपने हीरो की हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस होगी और विजय राज मुझे विलन बनते दिखाई दे रहे हैं। मूवी की जान होने वाले हैं एक्शन सीन, जिनको ली विटेकर ने कोरियोग्राफ किया है, जिन्होंने कैप्टन मार्वल के लिए भी एक्शन सीन कोरियोग्राफ किए हैं। फ्रेंड्स, गारंटी के साथ कह सकता हूँ मूवी हिट होने वाली है। इन्होंने इतने दिन पर्दे से दूर रहकर एक काम किया है, क्या? फैन फॉलोइंग का। टीजर में सोनू सूद फुल ऑन एक्शन अवतार में दिख रहे हैं और ऊपर से डायलॉग, भाई साहब गूज़बम्प्स। और इस मूवी के एक्शन सीन का लेवल जॉन विक से भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि अपना एक्शन हीरो पेन, पेंसिल, छेनी, हथौड़ा, बंदूक, बम सबसे मारेगा। मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन हाँ, इस साल ये जरूर रिलीज होने वाली है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में सोनू सूद फ्रेंड्स असेंबल हियर लिखने से कुछ नहीं होगा। रियल हीरो के लिए रियल सपोर्ट चाहता है ये देश। तो क्या आप तैयार है? कमेंट में लिखो यार यस। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप कितना भी कुछ अच्छा बना लो, लेकिन जानने वालों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। लेकिन उसी घर में एक आदमी अगर गांव का सरपंच हो, तो फिर जानने वाले भी आपके घर की काली दाल को मटन का स्वाद लेकर खा ही लेंगे। और इस बॉलीवुड नाम के गांव के सरपंच है सलमान खान। भाई, अपनी स्कीम सलमान खान फिल्म्स रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हर साल किसी न किसी नए चेहरे को काम देते ही हैं, और यहाँ पर बात तो फैमिली के मेंबर की है। हेलो फ्रेंड्स, टीजर रिलीज हुआ है रुस्लान का, और रुस्लान एक अरेबिक वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है शेर। तो देखते हैं इस बार इस शेर ने कितना अच्छा दहाड़ा है। टीजर को ध्यान से देखेंगे तो टीजर 1 मिनट 34 सेकेंड का है, और पूरे 40 सेकेंड बाद में हमें पूरा फेस आयुष शर्मा का देखने को मिलता है। और इससे पहले सारे शॉट्स बैक साइड से हैं। भाई, जब कैमरा फेस के सामने आएगा तो एक्सप्रेशन देना पड़ेगा ना भाई। ओवरऑल टीजर मेरे को इम्प्रेसिव लगा, लेकिन किन चीजों के लिए बताता हूँ। पहला डायलॉग, दूसरे एक्शन सीन, और तीसरा भाई आयुष शर्मा का प्रेजेंस। लगता है पहली बार कोई हीरो आया है। लेकिन फिर वही बात भाई, आप पूरे टीजर के अंदर एक भी बार आयुष शर्मा को डायलॉग बोलते हुए नहीं देखते हो। ऑडियंस वांट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम ए रियल एक्टर, वरना ऊपर वाली सारी चीजें तो टाइगर श्रॉफ में भी है। कुल मिला के ओवरऑल एक्सपेक्टेशन अच्छा रहा। उम्मीद है एक बढ़िया वाला ट्रेलर फोड़े ये लोग, जिससे इन्होंने टीजर के साथ जो एक्सपेक्टेशन जगाई है वो ट्रेलर के साथ यकीन में बदल जाए। तो मूवी रिलीज होगी 26 अप्रैल को। ओके फ्रेंड्स, ट्रेलर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैदान मूवी की रिलीज डेट आना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे वर्षों बाद दोस्त को दी हुई उधारी वापस आई हो, क्योंकि पिछले 5 सालों से इस मूवी को पोस्टपोन किया जा रहा था। लग नहीं रहा था रिलीज होगी। तो आज इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या ट्रेलर इस मूवी को देखने का कारण बनता है या नहीं बनता है। तो भाई, ट्रेलर के अंदर इमोशन के ऊपर ज्यादा दबाव डाला गया है। इमोशन की बात करें तो भाई आधी दुनिया अपन को जानती ही नहीं होगी। ऐसे डायलॉग दिल को छू लेते हैं। 2-3 फुटबॉल के शॉट डाले गए हैं, जिनकी कल्पना आप शाओलिन सॉकर से कर सकते हो बेझिझक।
इनके कोच रहते हुए इंडियन फुटबॉल टीम को पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना गया। इंडियन फुटबॉल टीम को उस समय ब्राजील ऑफ एशिया कहा जाता था और वो समय इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा था। इनके काल में इंडियन फुटबॉल टीम ने 1956 का समर ओलंपिक्स जीता, 1952 और 1957 का कोलंबो कप जीता। इसके अलावा 1951 और 1962 में एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। जहाँ मूवी में इस रोल को करने के लिए एक सीरियस रोल की दरकिनार थी। मैं अजय देवगन के अलावा इस रोल में कोई दूसरा चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। मेकर्स की चॉइस एकदम सही थी। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? सबसे इम्पोर्टेंट बात, AR रहमान ने इस मूवी के लिए म्यूजिक दिया है और फ्रेंड्स टीम इंडिया है हम सॉन्ग मुझे दोबारा ऑस्कर के रास्ते जाते हुए दिख रहा है। मूवी की कलर ग्रेडिंग हमें 1950 के समय को दिखाने में कामयाब होती हुई दिख रही है। तो मूवी ईद को छोटे मियाँ बड़े मियाँ के साथ क्लेश करते हुए रिलीज होगी। तो फ्रेंड डिसाइड आपको करना है कि कौन सी मूवी के लिए आप अपनी मेहनत का पैसा देना चाहोगे, क्योंकि BCMC ने तो अभी तक हंगने का काम ही किया है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कमेंट में बताते जाना कौन सी मूवी देखने वाले हो। अब देखना, ब्रेकडाउन के नाम पर लोगों की रोजाना नई नई बकचोदी सुनने को मिलेगी। यहाँ तक कि लोग डेडपुल की चड्डी तक को नहीं छोड़ेंगे। डेडपुल ने ये जो चड्डी पहनी है वो थानोस ने उस यूनिवर्स में चुटकी बजाकर गायब कर दी थी, जो उसे अब इस यूनिवर्स के अंदर मिली है। डेडपुल ने X-Men 5 के अंदर जो टट्टी की थी वो इस यूनिवर्स के अंदर कोस्मोस का आकार ले चुकी है। दिस फक दैट फक, पता नहीं क्या क्या। अगर तुम भी यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन देखने या बकचोदी सुनने आए हो तो चले जाओ। गए नहीं अभी तक? A few moments later. पता है ये मजाक मुझे कितना भारी पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड, डेडपुल एंड वुल्वरीन या कहे तो डेडपुल 3 का टीजर आ चुका है। सबसे पहले तो दिल को ये तसल्ली है कि उन्होंने इस चिलगुजे की आवाज इसके अंदर नहीं ली है। संकेत माहेत्रे बैक विद हिज डेडपुल वॉइस। भाई साहब कितनी सुरीली आवाज है, गाली भी राम का नाम लगती है। तो हमारा डेडपुल भाई विग लगाकर सज्जन आदमी बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करे क्या। हर कोई आयरन मैन जैसा दिमाग, हल्क जैसी ताकत और थोर जैसी शांति चाहता है, लेकिन हम में से हर कोई दिल से कभी ना कभी डेडपुल जैसा चुतियापा चाहता है। और ये मार्वल अच्छी तरीके से जानता है। क्यों? सही कहा ना। अब अपना डेडपुल भाई एवेंजर्स के जैसे सुपर हीरो टीम बनाने वाला है, लेकिन एवेंजर्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन और सभ्यता थी। यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है सिर्फ बसड़ के अलावा। और देखना, ये बसड़ हमें लेके जाने वाली है मार्वल के सीक्रेट वार तक। अरे भाई, युद्ध के मैदान में ये कॉमिक्स कौन फेंकता है। कई सारे कैमियोज होने वाले हैं भाई, लेकिन दुख है मार्वल के अंदर एक नई दुल्हन वुल्वरीन आने वाली है। घूंघट क्यों नहीं हटाया यार उसका। मार्वल के अंदर आने वाली इस नई बहू को कौन नहीं देखना चाहता था। खैर छोड़ो, सुहागरात के अंदर सब दिख ही जाएगा। याद रखना, एडिटिंग के अंदर हटाना है इस लाइन को, यानी ट्रेलर के अंदर वो इस चीज को दिखाएंगे। भाई हाइप बनाना भी तो जरूरी है। एक्शन सीन तो टॉप लेवल के होने वाले हैं, लेकिन भाई साहब मैं डायलॉग के लिए पूरी मूवी देख सकता हूँ। एक दुख और है भाई, मैं डेडपुल को लाचार नहीं देख सकता हूँ। मार्वल वालों, डिज्नी के साथ कुछ करो, हमें R-rated ही चाहिए भाई साहब। छाती में लगती हुई गोलियां तो हमने बहुत देखी है, लेकिन छेदों के अंदर जो छेद कर दे वो गोलियां हमें डेडपुल ही दिखा सकता है। मूवी में लार्ज नंबर्स ऑफ स्टार कास्ट होगी, जिसके अंदर विलन कैसेंड्रा नोवा, गलत पढ़ रहा हूँ तो कमेंट में बता देना यार सही क्या है, जिसे कॉमिक्स में चार्ल्स जेवियर की बहन कहा जाता है। अब चार्ल्स जेवियर को तो आप जानते ही होंगे, एक्समैन देखी होगी तो, सभी म्यूटेंट्स के अब्बू हैं ये। एक्समैन सीरीज से हमें कई कैरेक्टर इस मूवी के अंदर दिखेंगे, लेकिन जो डेडपुल 2 के अंदर कैरेक्टर हैं वो शायद डेडपुल को मार्वल में छोड़ने आए। तो कुल मिलाकर मार्वल ने इतने सरदर्द के बाद में डेडपुल एंड वुल्वरीन के नाम की पैरासिटामोल ली है, तो लगता है अब ये दर्द कुछ कम होगा। तो ओके फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर बताओ यार कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी। हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाबा। दोस्त ये सीक्रेट हमसे छुपाया गया है, अमिताभ बच्चन और गोविंदा का कैमियो कंफर्म है, बताऊंगा कुछ पॉइंट के साथ। तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फुल ऑन एक्शन के साथ टीजर आया है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मजा आएगा। टीजर में अक्षय कुमार पूरे 4 साल बाद में खिलाड़ी अंदाज में एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। भाई ये मूवी डूबते को तिनके का सहारा है इनके लिए। और भाई जैसे वरुण धवन को बदलापुर दी थी, वैसे ही टाइगर श्रॉफ को कोई सीरियस मूवी दे दो यार, कब तक बंदा आखिर उछलेगा। गणपट्टू कौन बोला इसे मैं नहीं। पृथ्वीराज सुकुमारन एज विलन बॉलीवुड के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो भाई कईयों की जगह खाली होने वाली है। जब बंदे ने बिना फेस दिखाए बवाल मचा दिया, तो जिस दिन फेस दिखाएगा उस दिन क्या होगा अनुमान लगाना मुश्किल है। बॉलीवुड वालों को एक बात जरूर बोलूंगा, जब भाई साहब इतना पैसा उड़ाने के लिए है तो एक ढंग का राइटर ढूंढ लो जो ढंग की कहानी लिख के दे दे। हमेशा वही घिसी पिटी कहानियां। हर एक बड़ी मूवी की कहानी सेम होती है, देश वर्सेज देशद्रोही, देश वर्सेज आतंकवाद।
एग्जाम्पल के लिए बोले तो जवान, पठान, टाइगर 3, फाइटर, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। टीजर के अंदर लुक सबका अच्छा लग रहा है, साइंस फिक्शन देने की कोशिश की है, वीएफएक्स भी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन एक्शन सीन मुझे एवरेज लगे। और भाई साहब जो इस मूवी का एक्सपेक्टर हो सकता है वो है अमिताभ बच्चन और गोविंदा का कैमियो। अगर मेकर्स ने ये कर दिया तो सिर्फ ये कैमियो ही 1000 करोड़ रुपए कमाकर मेकर्स को दे देगा, क्योंकि भाई साहब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ में अमिताभ बच्चन और गोविंदा की केमिस्ट्री ने जो चार्म बनाया था वो आज भी अनबीटेबल है। तो भाई साहब कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा। भाई साहब पैसे सबको कमाने हैं, मेकर्स ये गलती नहीं करेंगे। अगर हम इनकी जगह होते तो हम भी यही करते। तो कैमियो तो 100% कंफर्म है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, कमेंट के अंदर बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सोचो फ्रेंड्स, आपको एक मूवी दिखाया जाए और मूवी के इंटरवल के बाद पूछा जाए कि भैया बताना विलन कौन है। आसान है ना बताना, लेकिन भैया आप इस मूवी के क्लाइमेक्स तक भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस मूवी का असली विलन है कौन। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे एक विलन रिटर्न्स की। भैया कभी रोलर कोस्टर पे गए हो? नहीं गए हो तो ये मूवी देख लो। इस मूवी के सस्पेंस और थ्रिल को देखकर आपको बिल्कुल वो ही फीलिंग आने वाली है। स्टोरी की बात करें तो वो मैं कर ही नहीं सकता। अगर इस मूवी का थोड़ा सा भी हिंट दे दूं तो आपका पूरा मजा, पूरा सस्पेंस खराब हो सकता है। बस भैया इतना जान लीजिए, प्यार, मोहब्बत, इश्क विस्क, प्रेम कहानियां, दिल टूटना जुड़ना, यही सीन है, पर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वाला। एक्टिंग की बात करें तो भैया इस बार बॉलीवुड स्टार के बीच में होड़ लगी है। नहीं भैया मैं तेरे से अच्छा करूंगा, नहीं भाई मैं तेरे से अच्छा करूंगा। जॉन अब्राहम भाई आंखों से दहशत फैला रहा है बंदा। अर्जुन कपूर, कौन कहता है इसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, एक्सप्रेशन देना नहीं आता? तो भाई एक बार ये मूवी देख लो जाके। दिशा पटानी, इनका रोल तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बस लास्ट में वो पॉजिटिव। सॉरी भाई स्पॉइलर हो जाएगा। भाई तारा सुतारिया से थोड़ी और उम्मीद थी, और बेटर वो कर सकती थी। भाई मूवी के अंदर कहानी गजब की, एक्टिंग गजब की, एक्शन गजब का, सस्पेंस और थ्रिल पैसा वसूल। लेकिन एक चीज जो इस मूवी के अंदर तड़के का काम करती है और वो है इस मूवी के सॉन्ग्स और बीजीएम। भैया इसके गाने सामत और तेरा नाम दिल रख दिया, ये तो पहले ही लोगों के जुबान पे चढ़ चुके थे, लेकिन इस मूवी के अंदर जिस इमोशन के साथ उनको पिरोया गया है, बार बार मूवी के अंदर ये सॉन्ग्स बजते रहते हैं, मजा आ गया। डायरेक्टर मोहित सूरी को इस मास्टरपीस के लिए सैल्यूट तो बनता है। और फ्रेंड अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मुझे कमेंट के अंदर गालियां पड़ने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार बॉलीवुड जीत गया। जी हाँ फ्रेंड्स, साउथ वर्सेस बॉलीवुड, विक्रांत रोना और एक विलेन रिटर्न दोनों ही सस्पेंस थ्रिल मूवी है। लेकिन बात यहाँ पर ये डिपेंड करती है कि कौन सी मूवी हमें ज्यादा टाइम के लिए अपने से कनेक्ट कर पाती है। इस मामले में हमें एक विलन रिटर्न शुरू से ही सीट से बांधे रखती है, लेकिन विक्रांत रोना जो कि अपना लगभग 1 घंटा कहानी बिल्डअप करने में ही गवा देती है और ये यहाँ से ऑडियंस से कनेक्शन तोड़ देती है। बाकी विक्रांत रोना भी एक अलग लेवल की मूवी है, उसकी एक अलग ही क्रिएटिविटी है। बाकी ये फ्रेंड्स मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले दोनों मूवीज को देखकर कंपेयर जरूर करना एक बार। यह एक विलन पूरी परफेक्ट मूवी है यह भी नहीं कह सकते, नेगेटिव तो इसमें भी हैं, जैसे वो सलाखों वाला सीन बिल्कुल कॉपी है, और एक मोटरसाइकिल का पीछे वाला टायर गाड़ी के टच होने से वो गाड़ी पूरी हवा में कैसे उड़ सकती है और ब्लास्ट भी हो गई, पता नहीं कौन सी फिजिक्स है। तो भैया अगर आप सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वरना बाद में पछताओगे। और हाँ, फैमिली के साथ जाने की मत सोचना, वरना भी पछताओगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवीज या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यार टाइम ट्रेवल पर आज तक बहुत सी सीरीज और मूवीज बन चुकी है, लेकिन डार्क के लेवल का कोई नहीं है। तो भैया सीटें बांध लो, इंडिया के अंदर हॉलीवुड लेवल का पहली बार देखने को मिलेगा टाइम ट्रेवल। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसका आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है 2/12 यानी कि 2:12। भैया इस ट्रेलर के बारे में कोई भी बात करने से पहले बात करूंगा इसके कॉन्सेप्ट और स्टोरी के बारे में। भाई स्टोरी और कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आज तक किसी भी इंडियन मूवीज के अंदर नहीं देखने को मिला है। एक औरत को 12 साल के बच्चे की जान बचाने का मौका मिलता है, लेकिन स्टोरी के अंदर ट्विस्ट ये है कि उस बच्चे की मौत 26 साल पहले एक भयंकर तूफान में हो चुकी है, जिसे वो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोल रहे हैं। तो भैया फिर तापसी पन्नू से कैसे बचाएगी? जी हाँ फ्रेंड्स, सही समझे, टाइम ट्रेवल। और इस बार टाइम ट्रेवल का जरिया है एक टीवी, जिस टीवी की वजह से ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। लेकिन सुनो भैया, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। अब सोचो, जो लड़का 26 साल पहले मर चुका है, अगर उसे जिंदा रख दिया जाता है उस औरत के द्वारा, तो फिर प्रेजेंट भी तो इफेक्ट होगा।
तभी तो ट्रेलर के लास्ट में तापसी पन्नू एक डायलॉग बोलती है, मतलब मैंने पास्ट में जाके पास्ट बदल दिया इसलिए प्रेजेंट बदल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से ट्रेलर के अंदर इंट्रो वर्ड बार बार रिवर्स होते हैं तो भैया लग गया है कि मूवी बार बार 26 साल पहले और 26 साल बाद में घूमती रहेगी और हमें भी घुमाती रहेगी। भैया बात करें तापसी की तो इससे पहले उनकी मूवी आई थी शाबाश मिट्ठू, जो उनको कोई शाबाशी नहीं दिला पाई, और अब ये दोबारा उनको कितनी शाबाशी दिलाती है वो तो देखते हैं। भैया ट्रेलर गजब का है, थोड़ी थोड़ी हॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही है, और ऊपर से बात करें बीजीएम की तो भैया रोंगटे तो ये अकेला ही खड़े करने के लिए काफी है। भैया एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए इंडियन ऑडियंस तैयार है? क्योंकि इस समय मसाला मूवीज का क्रेज चल रहा है, चाहे वो पुष्पा हो, केजीएफ हो या फिर विक्रम। लेकिन इंडिया के अंदर टाइम ट्रेवल के ऊपर बनी नेटफ्लिक्स की डार्क सीरीज को मिला था, उससे तो लगता है भैया इंडिया के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए ऑडियंस तैयार हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन यूथ डार्क सीरीज को हिंदी के अंदर डब करने की मांग करता है, उस हिसाब से उन्हें इस तरीके के कॉन्सेप्ट चाहिए। तो फिर डायरेक्टर अनुराग कश्यप का टाइम ट्रेवल के ऊपर दोबारा बनाना बिल्कुल सही है। मूवी 19 अगस्त को सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है और मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय बाद में मिला हूँ, लगभग 1 महीने बाद, और इसी बीच आपने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर दिए। इस सपोर्ट के लिए थैंक यू। तो मूवी की बात करने से पहले बात करते हैं उन लोगों की जो एक अच्छी मूवी का कचरा करने में लगे हैं। भाई लोगों, एक काम करो, एक कटोरा लेके बैठ जाओ और भीख के अंदर व्यूज मांग लो। अब व्यूज के चक्कर में एक अच्छी खासी मूवी का कचरा तो नहीं कर सकते ना यार। भाई माना कि बॉलीवुड सिट है, लेकिन हर एक मूवी थोड़ी ना सिट हो सकती है। रिव्यूअर्स पहले एक नेगेटिव थंबनेल बनाएंगे, उसके बाद में मूवी के बारे में नेगेटिव बोलेंगे और लास्ट में जाके बोल देंगे मूवी अच्छी है, एक बार ट्राई कर सकते हैं, बस बात खत्म। रिव्यू करो भाई, लेकिन व्यूज के लिए एक मूवी बर्बाद मत करो। भैया रिव्यू करेंगे हाल ही में रिलीज हुई मूवी शमशेरा की। अगर एक लाइन में बोलूं तो बॉलीवुड के कीचड़ से एक कमल के फूल ने उगने की कोशिश की है, यानी कि मूवी अच्छी है। और हाँ, वाकई में अच्छी है। बात करें मूवी की स्टोरी की तो स्टोरी कोई नई नहीं है, लेकिन इतनी भी सिंपल नहीं है जैसा हर एक अंग्रेज वर्सेस भारत मूवी के अंदर होता है। बल्कि क्लाइमैक्स तक तो आप अपना सर पकड़ के ये सोचेंगे भाई ये कैसे हो गया। कहानी है डाकुओं की जाति खमीरों की और उसका सरदार है शमशेरा, लेकिन उसे धोखे के साथ मार दिया जाता है और इसके बाद उसका बेटा बड़ा होकर खमीर जाति को गुलामी से आजाद कराता है और अपने बाप के कातिलों से बदला लेता है। सिंपल लगी ना, लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। जिस ट्विस्ट और टर्न के साथ मूवी एंड तक पहुंचती है, आपका इंटरेस्ट हमेशा मूवी के अंदर बना रहता है। बात करें एक्टिंग की तो रणवीर कपूर के 4 साल का डेडिकेशन साफ दिखाई देता है। बस इतना समझ लीजिए कि किसी एक्टर का डबल रोल आपको डबल लगने लग जाए, यानी कि एक ही व्यक्ति आपको 2 एक्टर लगने लग जाए, तो समझ लीजिए एक्टर ने अपना काम कर दिया है। भाई संजय दत्त, शुद्ध सिंह, उन्होंने अपना रोल इतने शुद्ध तरीके से निभाया है कि भाई एक बार फिर से खलनायक की याद आ गई। ये बंदा इतना खतरनाक है कि कौन मरता है कौन जीता है इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जीतना चाहिए। उसके अलावा वाणी कपूर ठीक है, लेकिन डायरेक्टर साहब उन्हें ये बता देते कि ये मूवी आज़ादी से पहले की है तो शायद वो और अच्छा काम कर पाती। भाई बाकी जितने भी साइड एक्टर हैं उनका काम गजब है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये अगर मूवी के अंदर नहीं होता तो मूवी चल जाती। सबका एक इम्पोर्टेंट रोल है। मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ करनी पड़ेगी। हर एक एक्शन सीन और इमोशनल सीन के इंटेंस को ये डबल कर देता है। बात करें मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स गजब के हैं, कोई भी सॉन्ग फालतू नहीं लगता है और थिएटर से निकलते वक्त आपके मुंह पर कोई ना कोई सॉन्ग जरूर रहने वाला है। भैया अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस मूवी को वेरी गुड से बेस्ट बना दिया है। जी हाँ, वीएफएक्स और सीजीआई। वीएफएक्स और सीजीआई एकदम गजब लेवल के हैं, चाहे वो ट्रेन वाला सीन देख लीजिए और चाहे वो रेगिस्तान वाला। हाँ, एक जगह इसको ठीक किया जा सकता था, वो चील कौवे वाला सीन, वहां पर लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इस मास्टरपीस के लिए इस छोटी सी चीज को साइड में रखा जा सकता है। भैया अगर आप बॉलीवुड के अंदर कुछ हटके और अलग देखना चाहते हैं तो इस मूवी को यानी शमशेरा को आपको एक बार जरूर ट्राई देना चाहिए। आप फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं। बस इंटरवल के बाद में एक रोमांटिक सीन आता है छोटा सा, बाकी आप देख ले अपना। बाकी ये क्यों मूवी के अंदर ऐसे सीन घुसाते हैं, इसके बिना भी मूवी चल सकती है यार। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
जब मूवी में आपको हीरो से ज्यादा प्यार विलन से हो जाए, फिर चाहे वो कितना भी डेंजर हो, उसे कहते हैं एक विलन। जी हाँ, वो एक मास्टरपीस मूवी थी, एकदम यूनिक समझते हैं, जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कोई ना हो। आज भी अगर मेरे से कोई पूछता है भाई बॉलीवुड की सबसे बढ़िया थ्रिलर मूवी बता, तो बोलता हूँ देखो भाई एक विलन। रितेश देशमुख कॉमेडी बंदे का साइको वाला रोल, भाई इसके सामने सब खत्म। सिद्धार्थ प्यार के लिए कुछ भी करेगा, खत्म। श्रद्धा कपूर की इतनी प्यारी एक्टिंग, देखते ही प्यार हो जाए, खत्म। और ऊपर से म्यूजिक और बीजीएम, तेरी गलियां गलियां, खत्म। तो भैया अब इस मूवी का सीक्वल आ रहा है, एक विलन रिटर्न के नाम से, क्योंकि एक विलन ने लोगों को शॉक कर दिया था। तो क्या अब ये शॉकिंग पिक दे पाएगी एक विलन रिटर्न? देखो भाई, हर एक बंदा या बंदी यही चाहते हैं कि हमें वो ही आइकॉनिक रोल मिले जो हमें एक विलन के अंदर दिखे थे। नोबडी कैन रिप्लेस रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर एंड सिद्धार्थ, फिर पता नहीं क्यों रिप्लेस कर दिया। तो भाई समझिए, रिप्लेस करने के बाद ही पता चलता है उस मूवी के एडवांस लेवल का। एग्जाम्पल के लिए भूल भुलैया 2 को ही ले लीजिए भैया। जब भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आया था तो सबने कहा था नोबडी कैन रिप्लेस अक्षय कुमार, बट जब मूवी ने 100 करोड़ पार करके दिखाए तो सबकी बोलती बंद हो गई। तो भैया फालतू की हेट नहीं फैलाते हैं, मूवी अच्छी हो सकती है। तो भैया ट्रेलर के फर्स्ट फ्रेम में ही दिखाया जाता है रितेश देशमुख को। एक बार तो देख के खुशी हो गई थी यार, कहीं मूवी में फिर से विलन तो नहीं बनने वाले। मूवी के अंदर हमें 4 एक्टर दिखाई देने वाले हैं, जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पटानी और तारा सुतारिया। और ट्रेलर को देख के तो स्टोरी का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बॉलीवुड कुछ सीख रहा है। स्टार्टिंग जॉन अब्राहम से होती है और हमें लगता है कि मूवी के अंदर मेन विलन यही है, लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर की एंट्री होती है फिर लगता है ये है विलन, लेकिन जब एक्ट्रेस की एंट्री होती है तो लगता है नहीं, विलन तो ये है। यानी चारों में से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन विलन है और कौन हीरो। ट्रेलर के अंदर एक्शन सीन को देख के लग रहा है कि एक्शन सीन के ऊपर अच्छा काम किया गया है, और उसके बाद में म्यूजिक और बीजीएम, तो उसको सुन के कहीं ना कहीं लगा कि ये एक विलन के लेवल का तो नहीं है। भैया डायरेक्टर मोहित सूरी को अपनी मूवी के अंदर लिए गए म्यूजिक और विलेंस के ऊपर किए गए काम के लिए ही जाना जाता है। सर अगर मूवी एक विलन के लेवल की निकली तो आपके पैर धो के पीने वाले हैं हम, काफी लंबे समय से इंतजार है ऐसी मूवी का। ओके फ्रेंड्स, इस ट्रेलर के अंदर आपको ये नई कास्ट पसंद आई या फिर आपको पहले वाली कास्ट ही पसंद थी, कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। शेर अगर कुछ समय के लिए शांत बैठा है तो ये मत समझिए कि वो दहाड़ना भूल गया है, वो चुप इसलिए बैठा है क्योंकि ये वाली दहाड़ बड़ी होने वाली है। तो भैया ये लाइन उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर अब कुछ नहीं बचा है, बॉलीवुड सेम, बॉलीवुड तो टट्टी है। तो आज शमशेरा का ट्रेलर देख के उनका अगवाड़ा और पिछवाड़ा दोनों बंद हो गए होंगे। भैया लगता है वीडियो बनाना छोड़ना पड़ेगा, पहले ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर, फिर विक्रांत रोना का ट्रेलर और अब शमशेरा का ट्रेलर। इतना कंटेंट हम और ऑडियंस झेल नहीं पाएंगे। और भैया सबसे ज्यादा नुकसान हम जैसे लोगों और मूवीज लवर को है, कहीं लोन लेना ना पड़ जाए जुलाई अगस्त के अंदर, क्योंकि जुलाई के अंदर शमशेरा और विक्रांत और फिर अगस्त के अंदर ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, जेबें तो ढीली होगी ही। तो भैया फालतू की बकवास साइड में छोड़ते हुए सीधे बात करते हैं ट्रेलर की। सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा डायरेक्टर करण मल्होत्रा को, जिन्होंने शमशेरा बनाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। 150 करोड़ इसके अंदर फूके हैं और मूवी को देख के लग गया है कि मूवी बिल्कुल मार्वलस और आउट ऑफ माइंड होने वाली है। बात करें रणवीर कपूर की तो 4 साल बाद में वो वापस कमबैक कर रहे हैं और वो भी डबल रोल के साथ, धमाका होने वाला है भाई। भैया रणवीर कपूर का स्क्रिप्ट सिलेक्शन तो हमेशा से ही अलग तरीके का होता है, चाहे वो जग्गा जासूस हो, बर्फी हो, ये जवानी दीवानी हो और अब शमशेरा। भाई बात करूं सुध सिंह यानी कि संजय दत्त, जिस तरीके के नेगेटिव रोल वो आजकल फिल्मों में कर रहे हैं तो दूसरे अमरीश पुरी कहलाने वाले हैं बॉलीवुड के। भैया वाणी कपूर शमशेरा के अंदर एक नाचने वाली का रोल अदा करेगी, डेडिकेशन देखो। इस मूवी के लिए उन्होंने अलग से कथक की ट्रेनिंग ली है। तो भैया बात करें स्टोरी की तो इस बार डकैत अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ेंगे। भैया रणवीर सिंह शमशेरा और उसका बेटा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता हुआ दिखेगा। चाहे ट्रेलर के अंदर उनका नेगेटिव रोल दिखा हो, लेकिन क्लाइमेक्स के अंदर सुध सिंह और शमशेरा दोनों साथ में लड़ते हुए दिखाई देंगे। ट्रेलर के अंदर आपको जो महल और बसावट दिख रही है उसको तैयार करने में 2 महीने लगे हैं और 300 लोगों ने रोजाना काम किया है। यह महल फिल्म सिटी गोरेगांव में तैयार किया गया है। और भैया मूवी 178 मिनट की होने वाली है, यानी कि टोटल 3 घंटे। 3 घंटे आप थिएटर के अंदर बस सीट से चिपके रहोगे, शमशेरा के अलावा पूरी दुनिया को भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको भी 22 जुलाई का इंतजार है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
भैया पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मूवी का नाम जुग जुग जियो क्यों रखा है, जबकि पूरे ट्रेलर के अंदर तो तलाक और डिवोर्स की बात की गई है। तो फिर मूवी का नाम तलाक या डिवोर्स रख देना चाहिए था, लेकिन फिर मूवी का नाम तो सीरियस हो जाता और मूवी कॉमेडी है। चलो जो भी है अच्छा है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज रिलीज हुए ट्रेलर जुग जुग जियो की। तो भैया बॉलीवुड काफी समय बाद में अपनी पुरानी टेक्निक लेके आया है। एक दौर था जब बागबान, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन, ये तो सच है कि भगवान है, सॉरी ये तो गाना है, लेकिन हाँ वही वाली फिल्म जैसी फिल्में बॉलीवुड लेके आया था जो फैमिली फिल्में थी, और इन मूवीज को ऑडियंस का भर भर के प्यार मिला था। ऐसी ही फिल्म आई थी अपने, उसको भी काफी प्यार दिया गया था। ऐसी फिल्मों को ऑडियंस का काफी प्यार मिला था। अब उसी टेक्निक को यूज करके बॉलीवुड वापस लेके आ रहा है जुग जुग जियो, जो एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। तो भैया ट्रेलर की बात करूं, ट्रेलर बहुत अच्छा है और बहुत एंगेजिंग है। जब ये मेरे सामने चल रहा था तो पहली बार ऐसा लगा कि ये खत्म क्यों हो गया भाई, और चलना चाहिए। बात करें कास्टिंग की तो कास्टिंग सुपर है। अनिल कपूर भीम के रोल में और नीतू कपूर गीता के रोल में बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरी तरफ वरुण धवन कुक्कू के रोल में एकदम फिट लग रहे हैं और उन्हें हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वाला लुक ही दिया गया है। कियारा आडवाणी, जब से आपकी कबीर सिंह मूवी हिट हुई है आपने तो सोच लिया है मुझे हर फिल्म में एक ही एक्सप्रेशन देना है। और एक बात मैडम मैं आपको बता दूं, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो हमारे सामने होता है, ना कि छत के ऊपर, तो थोड़ी एक्टिंग के अंदर सुधार लाइए। अब बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी तो काफ़ी अच्छी है। जो सेट और डिज़ाइन तैयार किए गए हैं मज़ा आ गया उनको देख के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ट्रेलर को देख के समझ में आई, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक होने वाला है वो कमाल का होने वाला है। मूवी के प्लॉट की बात करें तो मूवी के अंदर दिखाया जाएगा कि एक शादी के बाद में क्या क्या दिक्कत आती है एक पति पत्नी की लाइफ में, और वो कभी कभी तो दिक्कतें इतनी हो जाती है कि उन्हें तलाक लेना पड़ जाता है। भीम यानी कि अनिल कपूर, जिनके बेटे कुक्कू की अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद में वो तलाक लेना चाहते हैं। इधर उनका खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो खुद अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। बस यही सिचुएशन मूवी के अंदर हमें दिखाई जाएगी, और देखना यही है कि कॉमेडी के साथ में क्या यह फैमिली टूट जाएगी या फिर रिश्तों के बंधन इन्हें बांधे रखेंगे। बस एक चीज का डर है, आजकल की बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर के अंदर और कुछ दिखता है और मूवी देखने जाते हैं तब कुछ और ही दिखता है। जैसे हीरोपंती 2, जिसका ट्रेलर देखा जो काफ़ी गजब लग रहा था, लेकिन जब मूवी देखने गए तो क्या निकला, गोबर। उसके बाद धाकड़ जो हाल ही में रिलीज हुई, उसके ट्रेलर को देखकर लोग ये बोल रहे थे कि ऐसी मूवी बॉलीवुड के अंदर कैसे बन सकती है, लेकिन जब मूवी देखने गए तो क्या मिला, स्टोरी के नाम पे कचरा, ओनली एक्शन। तो भैया ट्रेलर को देख के तो आशाओं के पुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा तो 24 जून को होगी जब मूवी रिलीज होगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ट्रेलर या मूवी की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बॉर्डर पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों गए संदीप? संदीप कहता है हमारा ही तो है सर। अगर यही बात और यही सोच हर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए तो शायद मेजर उन्नी कृष्णन जैसा फौजी कोई शहीद ना हो। आदि विशेष स्टारर मूवी मेजर का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है और ट्रेलर वाकई में दमदार है। ट्रेलर के अंदर मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की बचपन से लेकर 26/11 हमले के अंदर शहीद होने तक की स्टोरी दिखाई गई है, और ट्रेलर के अंदर 2 मिनट के अंदर जो इमोशन दिखाए गए हैं, सोचो अगर वो पूरी मूवी के अंदर होंगे तो क्या एहसास होगा उस चीज का। मूवी को साउथ में हिंदी और तेलुगु के अंदर बनाया गया है और इसे 3 भाषाओं में रिलीज किया जाना है, हिंदी, तेलुगु और मलयालम। अगर ट्रेलर से इस मूवी की बात करूं या फिर साउथ की किसी भी बड़ी मूवी की बात करूं तो इनके अंदर एक टेक्निक साफ दिखाई देती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। मूवीज के साइड कैरेक्टर के द्वारा जो हीरो के लिए कैरेक्टर डेवलप किया जाता है वो बेस्ट होता है। वो साइड कैरेक्टर जो डायलॉग बोलते हैं उन्हीं की वजह से हमारे दिमाग में आता है कि वो हीरो कितना दमदार है, वो कैरेक्टर कितना दमदार है। ये चीज आप किसी भी मूवी में, चाहे वो बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो, KGF हो, KGF 2 हो, पुष्पा हो, कोई सी भी मूवी हो, उसके अंदर हर हीरो के लिए कैरेक्टर डेवलप किया जाता है। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा हो तो इस ट्रेलर के अंदर ही बात करते हैं। इस पूरे ट्रेलर के अंदर हीरो आदि विशेष के मुश्किल से 2 या 3 डायलॉग होंगे। पूरे डायलॉग या तो प्रकाश राज ने बोले हैं या फिर उनकी माँ ने बोले हैं। अब सोचिए ट्रेलर के अंदर ही कितना कैरेक्टर डेवलप किया गया है। जो डायलॉग हीरो को बोलना चाहिए था वो भी साइड कैरेक्टर बोल रहा है। जैसे प्रकाश राज बोलते हैं, यू मे टेक माई लाइफ बट नॉट माई कंट्री, तुम मेरी जान ले सकते हो लेकिन मेरे देश को नहीं। और आज के टाइम में ऐसा ही होता है, अगर कोई व्यक्ति खुद के बारे में कुछ बता रहा हो तो कोई उस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन 10 व्यक्ति उसी के बारे में बात कर रहे हो तो उसकी पर्सनैलिटी बाप लेवल की हो जाती है। हम बोल रहे हैं बॉलीवुड कुछ सीखो, और ये सीखने का टाइम है। सिर्फ आप नकल करके मूवी को कॉपी कर दे रहे हो, कुछ टेक्निक्स है वो सीखिए है। बाकी ट्रेलर बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल शेरशाह वाली फीलिंग दे रहा है, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, मजा आ गया देख के। मूवी के अंदर प्रकाश राज संदीप के पिताजी के रोल में दिखेंगे, और इनको 2 सेकंड का काम भी दे दिया जाए तो इस सीन के अंदर इतना दम भर देते हैं कि देख के मजा आ जाता है। 26/11 के हमले को दिखाएगी, जिसके अंदर मुंबई के अंदर ताज होटल के ऊपर
टेररिस्ट का अटैक हुआ था और कैसे मेजर संदीप लोगों की जान बचाते बचाते उस हमले में शहीद हो गए थे, ये मूवी के अंदर दिखाया जाएगा। मूवी 3 जून को 300 करोड़ वाली पृथ्वीराज के साथ रिलीज हो रही है, तो पृथ्वीराज के लिए थोड़ा सा डर है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। क्योंकि जहाँ देखो सिर्फ मूवी के बारे में ही बातें हो रही है, मूवी का ये सीन, मूवी के अंदर ये, मूवी के अंदर ये इसकी एक्टिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। तो फिर हम इस बारे में बात क्यों ना करें। हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे KGF चैप्टर 3 को लेकर कि वह आएगा या नहीं आएगा। तो KGF चैप्टर 3 आएगा या नहीं, इस चीज़ को लेकर मेरे पास 3 पॉइंट है। उन तीनों पॉइंटों को सुनकर आप कमेंट में बताना कि इसका आना बनता है या नहीं। सबसे पहली बात, अपने KGF भैया जिस शिप में गोल्ड लेकर जा रहे हैं उस पर जेट विमान से बम बरसाए जा रहे हैं। अगर किसी शिप पर बम गिराया जाए तो इस शिप में आदमी तो क्या, आदमी का चीथड़ा भी बचना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से सीन में उनको आराम से पानी के अंदर जाता हुआ दिखाया जा रहा है, उनके कोई खरोच तो क्या, उनकी बालों की हेयर स्टाइल भी नहीं बदली है। तो इस चीज़ से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अपने रोके भाई गए नहीं है, कहानी अभी बाकी है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, KGF चैप्टर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन। पोस्ट क्रेडिट सीन में 2 सीन पैरेलल चल रहे हैं, जिसके अंदर एक के अंदर जो अपना चाय वाले भैया हैं वो किताबें जचा रहे हैं और दूसरे सीन के अंदर एक CIA अंग्रेज ऑफिसर जो रमिका मंदाना के पास आया है। CIA ऑफिसर PM रमिका को एक फाइल देते हुए कह रहा है कि इसके अंदर रॉकी के 16 देशों के अंदर किए गए क्राइम का ब्यौरा है। इधर रमिका फाइल के फर्स्ट पेज को खोल रही है और उधर चाय वाले भैया एक बुक को खिसका रहे हैं, जहाँ पे धीरे धीरे हमें रिवील होता है KGF चैप्टर 3 लिखा हुआ, यानी कि मेकर्स ने कंफर्म बता दिया है कि KGF चैप्टर 3 आएगा। फाइल के अंदर 1978 से लेकर 1981 तक की बात की गई है, यानी कि इन 3 सालों में रॉकी भाई ने जो विदेश के अंदर गदर मचाया है वो देखने को मिलेगा और वो देख के तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज KGF इतना बड़ा नाम बन चुका है कि इसके नाम से ही लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनाने के बाद में कोई पागल ही होगा जो अपने इस काम को रोक देगा। जिस तरीके से बाहुबली 2 की सक्सेस के बाद में SS राजामौली ने भी कह दिया है कि वो बाहुबली 3 बनाएंगे, तो फिर ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो KGF चैप्टर 3 भी बनना तय है। तो आपको KGF चैप्टर 3 का इंतजार है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं फ्रेंड ऐसी ही किसी मूवी की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जब सिनेमा के बड़े बड़े पर्दे पर बड़ी बड़ी मूवी रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं मोबाइल पे या OTT पर रिलीज हुई मास्टरपीस मूवीज कहीं ना कहीं दब जाती है। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी पटना शुक्ला का। इस मूवी को आप जोली LLB पार्ट 3 बोल सकते हैं। बताता हूँ क्यों। क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम वैसा ही है, एक छोटा कोर्ट, एक छोटा वकील और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस जो पूरे समाज के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालता है। मूवी के अंदर रिंकू की मार्कशीट बदल दी जाती है जिससे वो फाइनल ईयर के अंदर फेल हो जाती है। अब रिंकू पहुंचती है कोर्ट में तन्वी शर्मा के पास, जिन्हें दलीलों में नहीं दालों में एक्सपर्ट बताया जाता है। अब इस केस को लेने के बाद में इस स्कैम से जुड़े लोगों पर, तन्वी शर्मा की फैमिली पर और रिंकू पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम पूरी मूवी के अंदर देखते हैं। कॉमेडी से शुरू हुई मूवी एंड तक थोड़ा सा सीरियस होते हुए एक अच्छा मैसेज देकर जाती है। मूवी में 2 मूवमेंट ऐसे हैं जो टोटली गूज़बम्प्स देते हैं। पहला, जब रिंकू और तन्वी शर्मा पूरी दुनिया से लड़ने के लिए इस केस के लिए तैयार होती है, और दूसरा जब रिवील होता है कि भाई साहब तन्वी शर्मा की असलियत क्या है। गारंटी से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सस्पेंस आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। कभी जिन एक्टर्स के बारे में कहा जाता था कि इनको एक्टिंग तो आती ही नहीं, आज वो बड़े बड़े स्टार्स को फेल कर रहे हैं। कंगुआ का टीजर देखा होगा ना आपने, बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अब रवीना टंडन एक के बाद एक एग्जाम्पल है। रवीना टंडन की इस मूवी के अंदर एक्टिंग लाजवाब है भाई साहब। सिर्फ एक्सपीरियंस से आपको पूरी मूवी के अंदर दुख, दर्द, खुशी सब एक्सपीरियंस करा देगी ये। इनके अलावा सतीश कौशिक की जज के रूप में कॉमिक टाइमिंग गजब है। आश्रम वाले भूपेंद्र यहाँ पर इस बार हमें वकील के रूप में दिखे हैं। अनुष्का कौशिक रिंकी के रोल में परफेक्ट है। क्योंकि हम टॉपिक से भटके नहीं, इसलिए डायरेक्टर ने 2 घंटे की मूवी के अंदर कोई भी सॉन्ग नहीं डाला है। भाई साहब, बिहार एजुकेशन के काले सच का पर्दाफाश होते हुए देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। और फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इसको जरूर देखना। कभी ना कभी आपने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारस्तानी तो जरूर की होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, किसी को पता नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स, हमें सब पता रहता है कि एक जादूगर जो जादू दिखा रहा है वो सब नकली है, लेकिन वो अपनी कला से उस जादू को यकीन में बदल देता है। और सिनेमा की भाषा में इस जादू को यूनिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो है
हेलो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ आपको 6 ऐसी यूनिक कॉन्सेप्ट मूवी जिनके कॉन्सेप्ट शायद आपका हकीकत से विश्वास हटा दे। और लिस्ट में जो पहले नंबर की मूवी है उसके कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के सिनेमा ने कॉपी किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फ्रेंड्स शुरू कर। तो नंबर 6 पे मूवी है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। हो सकता है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके बिना आप जी नहीं सकते और एक दिन वो आपको छोड़ के चला जाता है और आपका जीना मुश्किल हो जाता है। अब उसकी यादें आपको परेशान कर रही है, लेकिन उसी टाइम एक डॉक्टर आता है और आपको कहता है कि टेंशन मत लीजिए, मैं आपके माइंड में जितने भी उस इंसान की यादें हैं मिटा दूंगा। कितना अच्छा होगा ना। बस यही कॉन्सेप्ट है इस मूवी का। और मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है जब एक कपल्स की दोनों की यादें मिटा दी जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है उनकी जिंदगी पर। मूवी आपको निर्वाण देने का दम रखती है, एक बार जरूर देखना। 20 सालों में इस मूवी को टोटल 17 लाख यूजर्स ने 26.5 की रेटिंग दी है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब 10 में से रेटिंग तो हर कोई देता है, ये क्या हमें 26.5 की रेटिंग दे रहा है, अरे पागल है क्या ये। तो फ्रेंड्स मेरा एक यूनिक मूवी निकालने का अलग लॉजिक है। उस लॉजिक के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को सजेशन में डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पे मूवी है द लॉबस्टर। अगर भाई साहब इस मूवी का कॉन्सेप्ट दुनिया में लागू हो जाए तो अपने जैसे सिंगल लौंडे रहते हुए तो कोई न मरे। मूवी में एक ऐसी दुनिया है, अगर आप 45 दिन से ज्यादा सिंगल रहे तो आपको अपना मनपसंद जानवर में बदल दिया जाएगा। यानी 45 डेज के अंदर आपको किसी ना किसी को तो पटाना ही पड़ेगा। और मूवी में एक तरफ दूसरी दुनिया है जहां पर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो आपको जान से मार दिया जाएगा जरा सा भी। मूवी में अपने हीरो की वाइफ मर चुकी है और वो अब सिंगल हो चुका है। तो अब देखते हैं वो क्या करेगा। भाई साहब गजब कॉन्सेप्ट है। मूवी को 8 साल में 4 लाख से ज्यादा यूजर्स ने 24 की रेटिंग दी है। मूवी फिलहाल किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, तो भाई साहब लीजिए सहारा इंटरनेट के जाल का। नंबर 4 पर मूवी है डोनी डार्को। ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद हो, जो घंटों तक मूवी के बारे में सोचना चाहते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट पैरेलल यूनिवर्स, टेंजेंट यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल की बात करता है, जहां पर मूवी के कैरेक्टर डोनी डार्को को पता चलता है कि पूरी दुनिया 30 दिन के अंदर खत्म होने वाली है और भाई साहब वो दुनिया को बचाता है, लेकिन भाई साहब वो खुद मेंटली इल है। ये मूवी मैंने खुद कई बार देखी है, लेकिन आज तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि पूरी मूवी डोनी डार्को की कल्पना थी या फिर रियल थी। 23 साल में 12 लाख यूजर्स ने इसको 23.6 की रेटिंग दी है और मूवी यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। नंबर 3 पर मूवी है बीइंग जॉन माल्कोविच। सोचिए अगर आपको 15 मिनट के लिए आपके फेवरेट स्टार की जिंदगी जीने को मिल जाए तो आप क्या करोगे। मूवी के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा होता है जो हमें एक फेमस एक्टर जॉन माल्कोविच के दिमाग में ले जाता है और 15 मिनट तक हम वही जिंदगी जी सकते हैं या वो चीजें महसूस कर सकते हैं जो जॉन माल्कोविच महसूस कर रहा है। मूवी के एंड में पता लगता है कि भाई साहब जिन लोगों ने ये टेक्निक बनाई थी वो अमर हो चुके हैं इस टेक्निक से। कैसे, वो तो आपको मूवी देख के पता लगेगा। 25 साल में 7 लाख लोगों ने इसे 26 की रेटिंग दी है और मूवी आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 पर मूवी है इंसेप्शन। क्रिस्टोफर नोलन की हर एक मूवी का यूनिक कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए टेनेंट, प्रेस्टीज, मोमेंटो, इंटरस्टेलर सबका यूनिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन दोस्त जो सपनों की दुनिया उन्होंने इंसेप्शन के अंदर दिखाई है, आज तक मैंने ऐसी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं देखी किसी मूवी में। मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक टीम है जो लोगों के सपनों में जाकर उनके सीक्रेट चुराती है और चोरी करती है। अगर आप एक मूवी लवर हो और इसको मिस करके बैठे हो तो भाई सच बोल रहा हूँ, आप बहुत बड़ी चीज मिस करके बैठे हो। ओनली 13 साल के अंदर 33 लाख लोगों ने इसको रेटिंग दिया है 25.4 की। तो भाई नंबर 1 की मूवी है मैट्रिक्स। भाई मूवी का कॉन्सेप्ट आज से 25 साल पहले आया था, जो हमें ये बताती है कि पूरी दुनिया ही एक कंप्यूटर है और सारी दुनिया मैट्रिक्स और सेट ऑफ रूल्स से चलती है, एल्गोरिथम। भाई ऐसा धांसू कॉन्सेप्ट अगर आपने किसी मूवी का देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, उम्मीद है नहीं मिलेगा। इस मूवी के जैसे एक्शन सीन भाई साहब आज भी कोई नहीं बना पाया है। हर दूसरी या तीसरी मूवी में इस मूवी के एक्शन सीन आपको कॉपी होते हुए दिख जाएंगे। मैट्रिक्स की चौथी किस्त अभी पिछले साल रिलीज हुई है। भाई साहब अगर आपने नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से देखो यार जाके। तो ये थी टॉप 6 यूनिक कॉन्सेप्ट मूवी। अब मुझे पता है कि बहुत सारी मूवीज रह चुकी है, लेकिन टेंशन ना लो, पार्ट 2 आएगा। बस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज से ज्यादा आ जाए। आएंगे क्या? तो जाते हुए फिर वही बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर भले ही मत करना, बस इतना बता देना कि इन 6 में से कितनी मूवीज आपने देखी है। मैं समझ जाऊंगा कि हम कनेक्ट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फिर किसी मूवी और मूवी की बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
अगर वास्तविक दुनिया में ऐसा हुआ तो दुनिया के अंदर 50% क्राइम तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। ये स्त्री ही तो सबको चाहिए, क्या पता कब ये डिम्पल कपाड़िया जैसी साइंटिस्ट इस दुनिया में आएगी। ट्रेलर रिलीज हुआ है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, इतना बड़ा नाम कौन रखता है यार। 2 कारण बताऊंगा जो हमारे अंदर इसको देखने की ललक पैदा कर सकते हैं। पहला कारण, डिम्पल कपाड़िया के साइंटिस्ट ने ऐसा रोबोट बनाया कैसे जो सब कुछ कर सकता है। सब मतलब समझ रहे हो ना, रोबोट वाली फील ही नहीं आ रही है, शुद्ध संस्कारी रोबोट। हरामी बहुत। दूसरा कारण है, हमने ह्यूमन रोबोट्स के ऊपर बहुत सारी सीरियस फिल्में देखी है, लेकिन पहली बार कॉमेडी विद रोबोट्स, मजा आएगा। फ्रेंड्स, मूवी की कहानी सिंपल सी है। डिम्पल कपाड़िया ने एक फीमेल रोबोट बनाकर दुनिया के अंदर छोड़ दिया है, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन ये जा मिलती है शाहिद कपूर से और शाहिद कपूर को इनसे प्यार हो जाता है और जब उन्हें पता लगता है कि ये तो एक रोबोट है, कटवा बैठते हैं। अब यही देखना है कि वो मूवी के अंदर सिलवाते कैसे हैं। वैसा पिछली बार ऐश्वर्या राय के चक्कर में रोबोट चिट्टी ने कटवाया था, लेकिन इस बार रोबोट के चक्कर में इंसानों की कटने वाली है, तो हम एक्साइटेड हो सकते हैं। फ्रेश कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आपने इसको फैमिली एंटरटेनमेंट बोला है तो ट्रेलर के अंदर जब आपने इतना दिखाया है तो मूवी के अंदर कितना होगा, क्या फैमिली देखने जाएगी। यूनिक कॉन्सेप्ट बनाने वाले डायरेक्टर अमित जोशी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, जिनको हम ट्रैप्ड मूवी के लिए जानते हैं। मूवी में शाहिद कपूर, कीर्ति सेनन, डिम्पल कपाड़िया और धर्मेंद्र भी एक गेस्ट रोल के अंदर दिखेंगे। तो भाई साहब, आप कितना एक्साइटेड है मूवी के लिए, कमेंट में बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं ऑफिस का काम कर ही रहा था, तभी यूट्यूब का एक नोटिफिकेशन आया और मैंने देखा इसके अंदर क्या है, और वो था फाइटर का ट्रेलर। और इसको देखने के बाद मैं 30 मिनट तक कोई काम नहीं कर पाया, टोटली गूज़बम्प्स, रिपीटेड मोड में 5 बार देखा। फ्रेंड्स, 2 कारण बताऊंगा जिससे आपके अंदर इस मूवी को देखने की तलब और बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया की पहली मूवी होने वाली है फाइटर, जो एरियल एक्शन होगी 250 करोड़ बजट के साथ। मूवी के लिए सभी एक्टर्स ने एयरफोर्स ट्रेनिंग अकेडमी में 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग ली है। और इतना ही नहीं, मूवी में जितने एरियल एक्शन सीन दिखाए जाएंगे उनके अंदर रियल एयरफोर्स कैडेट्स ने काम किया है। सब मूवी की टीम ने 110 डिग्री सेल्सियस के अंदर मूवी की शूटिंग की है, जहां पर आदमी जम जाता है। मेरा मानना है कि कोई भी मूवी हमारे अंदर छुपे इमोशन को बाहर निकाल के ला दे तो वो वैसे ही हिट है, और ट्रेलर ने यही काम किया है। और ऊपर से वो बीजीएम, भाई सब जान ले लो मेरी, वो सुजलाम सुफलाम सॉन्ग, सुपर सुपर सुपर। तो पहला कारण यही है कि मूवी के क्लाइमेक्स में 25 मिनट लंबा एक एक्शन सीन रखा है, जिसमें एरियल एक्शन, जानदार वीएफएक्स, वो भी 3D के साथ, और बीजीएम विद देशभक्ति। भाई साहब, निर्वाण मिलने वाला है। आप कौन है? और डायलॉग लिखने वाले सर के लिए भाई साहब एक दिल है, निकाल के ले लो यार। कहानी की बात करें तो कहानी पुलवामा अटैक से शुरू हुई, जिसके अंदर हमने 40 सैनिकों को खोया था। इसके जवाब में हमने एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को जड़ से मिटा दिया। इस पर पाकिस्तान कहाँ चुप बैठने वाला था, पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट भेजे। जवाब में हमारे एयरफोर्स ने एक फाइटर जेट को गिरा दिया, तो हमारा भी एक जेट गिरा जिसके अंदर कैप्टन अभिनंदन थे। उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन बाद में हमने छुड़ा लिया। इतनी कहानी मूवी के अंदर ओरिजिनल है, लेकिन इसके बाद में एक काल्पनिक कहानी शुरू होगी, जिसके अंदर पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक से वापस हमला करेंगे और हमारी क्विक रेस्पॉन्स टीम इसका मुकाबला करेगी। बस यार, यही बुरी आदत है इनकी कि पूरी कहानी ट्रेलर के अंदर बयां कर दो। भाई साहब, बिना स्टोरी बताए भी आपके पास इतने वाव मोमेंट थे जिससे आप ट्रेलर आसानी से कट कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, आदत बुरी है छूटती नहीं। तो फ्रेंड्स, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मास्टरपीस एंड यू कमेंट में बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी ट्रेलर या मूवी की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। इस चीज का इंतजार इंडियन ऑडियंस पल के बिछाई कर रही थी, उसका ट्रेलर अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर की। ट्रेलर को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। भैया ये क्या था, ये है असली बॉलीवुड मूवी, जिसकी बॉलीवुड को बहुत जरूरत है इस टाइम पे। सो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि लाल सिंह चड्ढा किसी को अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं। ट्रेलर के अंदर का डायलॉग, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल से कम, और वो जो नॉर्मल से कम वाला बच्चा है वही मूवी के अंदर दिखाया गया है, जो माइंड से भी बिल्कुल कमजोर है और पैरों से भी पैरालाइज है। लेकिन ये बच्चा अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या मुकाम हासिल करता है, वही इस मूवी की पूरी स्टोरी के अंदर में दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो सबसे पहले आमिर खान वो तो हर मूवी के अंदर अपना रोल जीते हैं, इसीलिए उनको मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है। हर एक मूवी के लिए इतना टाइम देना हर किसी के बस की बात नहीं है। भैया 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के 4 साल बाद में 2022 में लाल सिंह चड्ढा आ रही है, और ये काम सिर्फ यही बंदा कर सकता है। एक
मूवी के लिए 4 साल देना, अपने कैरेक्टर बिल्डअप के लिए 4 साल देना, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। भैया करीना कपूर की बात करें तो इनके लिए एज सिर्फ एक नंबर है। मूवी के अंदर बहुत क्यूट और इम्प्रेसिव दिख रही है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट बात शायद आप लोगों को नहीं पता हो तो मूवी फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक है। फॉरेस्ट गम 1994 में आई थी और इसके अंदर टॉम हैंक्स ने काम किया था और ये एक नॉवल विंस्टन ग्रूम के ऊपर आधारित थी। इस मूवी ने 1994 में सबसे ज्यादा कमाई की थी। भैया बात करें लाल सिंह चड्ढा की तो इसे 100 से भी अधिक स्थानों पर रिकॉर्ड किया गया था और ये अपने आप में एक अलग ही रिकॉर्ड है। ट्रेलर के पीछे जो साइलेंट म्यूजिक चल रहा है वो भी मन को काफी सुकून देता है। तो भैया अंत में ट्रेलर को देख के लग गया है कि इंडिया की फर्स्ट मूवी है दंगल और दूसरे नंबर पे लाल सिंह चड्ढा होने वाली है। इस बात को लिख लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर धाकड़ की। ट्रेलर के अंदर कंगना रनौत एजेंट अग्नि के रूप में दिख रही है और जिस तरीके से वह पूरे ट्रेलर में आग लगा रही है, इस मूवी का नाम ही अग्नि होना चाहिए था। और जिस तरीके का ट्रेलर दिख रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है साउथ की तो बात ही क्या करें, ये हॉलीवुड लेवल की मूवी होने वाली है। एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने खुद कहा था ये मूवी मेरे कैरियर के लिए एक बेंचमार्क साबित होगी और इंडियन सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी। इस मूवी के एक्शन और स्टंट के लिए उन्होंने अलग से 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी जो इस ट्रेलर के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। एक्शन कोरियोग्राफी के लिए कैमरॉन हिल और सी योंग हो को हॉलीवुड से बुलाया गया है तो एक्शन तो ब्रांड लेवल का होने वाला है। मूवी के अंदर अर्जुन रामपाल नेगेटिव रोल निभा रहे हैं और जो उनका लुक दिया गया है, जो उनको नेगेटिव रोल दिया गया है वो वाकई में डरा रहे हैं। मूवी के अंदर एजेंट अग्नि की कहानी दिखाई है कि वो किस तरीके से एजेंट बनती है और किस तरीके से उसे एक मिशन मिलता है, जिस मिशन के अंदर रुद्रवीर यानी कि अर्जुन रामपाल जो ह्यूमन्स एंड आर्म्स की तस्करी कर रहा है और उसे 10 सालों से कोई पकड़ नहीं पाया है, उसने अपना एक किंगडम बना के रखा है। तो मूवी के अंदर यही स्टोरी होगी कि अपनी एजेंट अग्नि किस तरीके से इस मिशन को कामयाब बनाती है, किस तरीके से वह रुद्रवीर से लड़ाई करती है। तो एजेंट अग्नि का यही मिशन है कि वह रुद्रवीर के किंगडम में जाए और उसे पकड़े। तो मूवी के अंदर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतता है, क्योंकि रुद्रवीर सिंह को बहुत ताकतवर दिखाया गया है। जिस तरीके से साउथ ने आज बॉलीवुड को चारों तरफ से घेर लिया है, तो क्या ये मूवी इस घेरे को पार कर पाएगी? आपको क्या लगता है और आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। क्योंकि साल का सबसे बड़ा क्लैश केजीएफ वर्सेस बीस्ट वर्सेस जर्सी सामने होता दिख रहा है तो फिर बात तो करना बनती है। जहां इन मूवीज के मेकर्स जर्सी 70 करोड़, बीस्ट 120 करोड़ और केजीएफ 160 करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं, तो चाहते तो सब हैं कमाई करना, लेकिन अपनी ईगो से कोई पीछे नहीं हटना चाहता। जहां 14 अप्रैल को केजीएफ और जर्सी एकदम आमने सामने होगी, उसी से एक दिन पहले बीस्ट रिलीज होने वाली है, यानी कि 13 अप्रैल को। अब बात करते हैं सभी मूवीज की अलग अलग एक्सपेक्ट की। अब बात करते हैं जर्सी की, जहां शाहिद कपूर भैया ये सोचते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन रेड्डी की रीमेक कबीर सिंह बनाई थी और वो बॉलीवुड की उस टाइम की सबसे बड़ी हिट रही थी, अब वे फिर से नानी स्टारर तेलुगु मूवी जर्सी का रीमेक लेके आए हैं जर्सी ही नाम से, जो एक क्रिकेट पर बेस्ड मूवी है और उन्हें लगता है कि हमारा इस क्लेश में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो भैया जो पुष्पा के सामने 83 का हाल हुआ था, थोड़ा रणवीर और दीपिका से जाके पूछ लो। अब बात करते हैं थालापति विजय स्टारर मूवी बीस्ट की, जो 13 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। जी भैया, आपको एक दिन का फायदा तो जरूर है, लेकिन दूसरे दिन केजीएफ आने वाली है। हाँ, हो सकता है कि आप साउथ के अंदर काफी अच्छा बिजनेस कर ले, लेकिन ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल है। जहां हम देखें इनकी पिछली मूवी मास्टर, जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं ला पाई थी। अब बात करते हैं द मच अवेटेड मूवी केजीएफ चैप्टर 2 की। बहुत टाइम के लंबे इंतजार के बाद में अब ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इस मूवी का क्रेज आपको इस बात से दिख जाएगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हो और उसे मूवीज में इंटरेस्ट हो, तो वो इस समय ओनली ऑन केजीएफ चैप्टर 2 का ही नाम लेगा। अब वापस क्लेश पे आते हैं। इस क्लेश का प्रभाव उसके ऊपर ये पड़ेगा कि उसकी स्क्रीन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मूवी अच्छी निकली तो 3-4 दिन के अंदर ही उसे ये स्क्रीन वापस मिल जाएगी और उसके बाद में ये जो तबाही मचाने वाली है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर जो इसके आसपास में छोटे छोटे बच्चे फुदक रहे हैं, उनको थोड़ा सा डरना चाहिए। आप मेरी राय से कितना सहमत है, कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि इस मूवी के अंदर कोई बड़ा स्टारडम वाला फेस नहीं है, कोई बड़ा कलाकार नहीं है, बस एक एवरेज हीरो है। हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज हुई है, तो ऐसी मास्टरपीस मूवीज कब आएगी और कब निकल जाएगी हमें कैसे पता लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म कौन परवीन तांबे की।
प्रवीण तांबे को आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं थोड़ा सा। अगर कोई कम उम्र में खेलने आता है तो उसकी बात चारों तरफ होती है। उसने 16 साल में क्रिकेट में डेब्यू किया, उसने 18 साल में डेब्यू किया, लेकिन एक बंदा 41 साल का होकर अपना क्रिकेट डेब्यू करता है, वो भी IPL के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रवीण तांबे के ऊपर बनी ये फिल्म एक रियल स्टोरी है। फिल्म में प्रवीण तांबे का रोल श्रेयस अय्यर ने निभाया है। इस रोल को उन्होंने निभाया नहीं बल्कि उसको जिया है और इस रोल में वो काफ़ी शानदार लगे हैं। फिल्म में आशीष विद्यार्थी प्रवीण तांबे के कोच बने हैं, जो अपनी कोच की भूमिका में काफ़ी जमे हैं। अंजलि पटेल श्रेयस अय्यर के साथ अपना रंग बिखेरते नजर आई है। उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है। फिल्म के शुरुआती घंटे में हमें प्रवीण तांबे का स्ट्रगल दिखाया गया है कि किस तरीके से वह जॉब करते करते साथ में क्रिकेट भी खेल रहा है। ना वो सो पा रहा है ना कुछ और। दिन में क्रिकेट खेलता है तो रात को अपनी जॉब करता है। बचपन से लेकर जवानी तक उसका सिर्फ एक ही सपना कि मुझे सिर्फ एक बार रणजी खेलना है, ये साफ दिखाई देता है। जहां 40-42 की उम्र में बाकी क्रिकेटर संन्यास ले लेते हैं, वहीं 40 साल की उम्र तक एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे एक बार क्रिकेट खेलना है, मुझे एक बार टीम में खेलना है। तो उसने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया होगा ये आप सोच सकते हैं। अगर आप किसी बंदे का इतना स्ट्रगल दिखा रहे हो तो उसका अचीवमेंट भी थोड़ा ब्रॉड लेवल पर दिखाना चाहिए। मूवी के लास्ट में IPL के जो सीन है, 1-2 सीन दिखा के और उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे दिखाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मूवी बिल्कुल वर्थ वॉच है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है देखकर। और अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए तो इस मूवी को ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं फिर किसी मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि मार्वल स्टूडियो ने अब ये तय कर लिया है कि उसे अपने प्रशंसकों को दूसरे फ्रेंचाइजी के आकर्षण में नहीं फंसने देना है, बल्कि उनके सभी सिक्स सेंस को अपने काबू में रखकर ऐसी दुनिया में खोए रखना है जिसके अंदर हर टाइम इंटरेस्ट हो। जी हाँ फ्रेंड्स, सुपर हीरो सीरीज मून नाइट का आज फर्स्ट एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टेलीकास्ट कर दिया गया है। मार्वल स्टूडियो जिस प्रकार से हमेशा गेम खेलता है, आज भी उसने उसी प्रकार से गेम खेला है। अगर आप कोई सुपर हीरो वेब सीरीज या फिल्म दिखाने जा रहे हो तो हीरो को इतना वीक और दयनीय दिखाओ कि ऑडियंस अपने आप उससे कनेक्ट हो जाए, और फिर धीरे धीरे एक सुपर हीरो के अंदर जो सारी खूबियाँ होती है वो दिखाओ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मार्वल स्टूडियो के किसी भी सुपर हीरो को ले लो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो जिसे शुरू में कितना वीक दिखाया गया है हमने देखा है, चाहे वो आयरन मैन हो, चाहे वो हल्क हो, अभी हाल ही में जो वेब सीरीज मार्वल दिखा रहा है जैसे वांडा विजन, लोकी, द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, सभी के अंदर सुपर हीरो को पहले कमजोर ही दिखाया गया है। ये तो बात हो गई मार्वल की ट्रिक की। अब बात करते हैं वेब सीरीज की। जो मून नाइट आज लॉन्च हुई है वो कैसी है? मून नाइट यानी कि योद्धा वो जो सही के लिए लड़ता है, लेकिन मून नाइट को कॉमिक्स के अंदर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसके अंदर उसको काफ़ी एविल और वर्स्ट दिखाया गया है। तो देखना अब यह है कि वो उसे इस वेब सीरीज में कितना वर्स्ट दिखाते हैं। जहाँ तक बात करें फर्स्ट एपिसोड की तो उसके अंदर तो उसे काफ़ी वर्स्ट दिखाया गया है। बात करें हमारे हीरो की, ऑस्कर आइजैक, उनकी एक्टिंग पर तो सवाल उठाया नहीं जा सकता। अभी हाल ही में उन्होंने ड्यून की थी, ड्यून को अभी 6 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। जिस तरीके से उनको फर्स्ट एपिसोड में प्रेजेंट किया गया है, काफ़ी डरपोक, जो बिल्कुल कंफ्यूजन में है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सीरीज में वो डबल पर्सनैलिटी वाला रोल निभा रहे हैं, जिसमें तो एक वो डरपोक और काफ़ी कमज़ोर, और दूसरा जब उसके अंदर मून नाइट वाली पावर आ जाती है तो काफ़ी वर्स्ट। इसको थोड़ा थोड़ा आप वेनम से कंपेयर कर सकते हो। फर्स्ट एपिसोड को देख के लग रहा है कि पूरी स्टोरी इजिप्ट देवी देवताओं के चारों तरफ घूमेगी। सीरीज को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हैं मोहम्मद डियाब, जो खुद एक इजिप्ट से ही हैं। बाकी शो कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। शुरुआत का वो सीन जिसके अंदर ऑस्कर आइजैक खुद को बेड़ियों से बांध रहे हैं ताकि मैं कहीं पे जा ना पाऊँ, उसके बाद का वो चेसिंग सीन, ना चाहते हुए भी सब कुछ करना पड़ रहा है, मज़ा आ गया देखकर उसको। और फाइनली लास्ट में दिखाई देता है हमें हमारा सुपर हीरो, सिर्फ 3 से 4 सेकंड। तो हमारे फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा इसके सेकंड एपिसोड की कि हमारे सुपर हीरो में और क्या क्या खूबियां हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो इसके लिए आपको 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। अगला एपिसोड 6 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। तो फ्रेंड्स ज़रूर देखिए, बिल्कुल मस्ट वॉच है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओ भाई, आज मैंने ये क्या देख लिया। उसके पैर के तलवे की चमड़ी जल चुकी है गर्म रेत के कारण। बार बार मिराज की तरफ भागना पानी के लिए और हर बार धोखा। पसीना पिला रहे हैं एक दूसरे को। रेगिस्तानी सांप, उसका दोस्त भूख के कारण रेगिस्तानी मिट्टी खा लेता है और उसको सामने मरते हुए देखना। भाई जिंदा नर्क देखा है आज मैंने। भाई इससे पहले मैंने इंडिया के अंदर इस लेवल की सर्वाइवल मूवी नहीं देखी, और इसे हॉलीवुड से भी कंपेयर करना गलत होगा क्योंकि ये हॉलीवुड से भी एक लेवल ऊपर है। मूवी की बात करूँ, इससे पहले
एक बात मैं ईमानदारी से बता देता हूँ कि यह पहली मूवी है जिसे मैंने बिना डब के तमिल के अंदर देखा है, और हाँ भाई बिना सबटाइटल के। भाई साहब इसने मेरे ऊपर जो इम्पैक्ट डाला है जिंदगी भर याद रहने वाला है, आई कांट एक्सप्लेन। शायद ऐसी परिस्थिति में सर्वाइव करने वाले व्यक्तियों की 5 मिनट हमारी पूरी जिंदगी की परेशानियों के बराबर होती है। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे तमिल मूवी आदू जीवितम द गॉड लाइफ का। सबसे पहले बात करते हैं डेडिकेशन की। तो भाई साहब डायरेक्टर ब्लेसी को ऐसा एक्टर चाहिए था जो अपनी जिंदगी के 1.5 साल इस मूवी को दे सके। तो ब्लेसी ने सबसे पहले सूर्या को अप्रोच किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण ये प्रोजेक्ट हाथ लगा पृथ्वीराज के, क्योंकि पृथ्वीराज को मूवी में जानवरों के साथ तालमेल बैठाना था। इसलिए उन्होंने 3 सालों तक इंसानों से ज्यादा जानवरों के अंदर अपना वक्त गुजारा। फिल्म के स्टार्टिंग पार्ट को शूट करने के लिए उन्होंने 98 kg वजन बढ़ाया और एंड पार्ट को शूट करने के लिए अपने शरीर से 67 kg कम किया। कमजोरी के कारण एक बार तो सेट पर बेहोश होकर गिर गए थे। आई थिंक इस डेडिकेशन के कारण ही कोई एक्टर ग्रेट बनता है। अब कोई इसे आमिर खान से कंपेयर नहीं करेगा। मूवी बेस्ड है 2008 में राइटर बेनामिन द्वारा लिखे मलयालम नॉवल आदू जीवितम पर। कहानी है नजीम की, जो एक रियल घटना पर आधारित है। नजीम एक इमिग्रेट है जो केरला से सऊदी अरब जाता है कमाने के, लेकिन वहाँ पर उसे गुलाम बना जाता है रेगिस्तान में। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है सर्वाइव की, और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की, क्योंकि नजीम को सिर्फ तमिल आती है। अब नजीम की परेशानी ऑडियंस को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने जो अरबी बोली गई है उसको ना तो ट्रांसलेट किया है और ना ही कोई सबटाइटल लगाए हैं, जिससे ऑडियंस नजीम से ज्यादा कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि नजीम भी कुछ भी नहीं समझ पाता जैसे ऑडियंस भी कुछ भी नहीं समझ पाती। तो नजीम और उसका दोस्त यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है रेगिस्तान में जिंदा रहने की जंग। वो शुरू में हमें इमोशनली इतना कनेक्ट कर लेती है कि रेगिस्तान के अंदर जब ये भयानक सिचुएशन एक के बाद एक आती है तो हम भी खुद को रोने से रोक नहीं पाते हैं। 3 घंटे का ये सर्वाइवल ड्रामा आपको 1 मिनट भी बोर नहीं करेगा। भाई पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग देख के मैं उनको चरण स्पर्श कर सकता हूँ, और डायरेक्टर ब्लेरी को अलग से सैल्यूट है इतनी बड़ी सोच और स्केल के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक हर एक सीन की इंटेंसिटी को 10x कर रहा था। भाई साहब हेड्स ऑफ AR रहमान। सिनेमेटोग्राफी में सिर्फ रेगिस्तान के विजुअल्स ही आपका दिल दहलाने में काफी है, और ये इम्पैक्ट आया है हॉलीवुड और बॉलीवुड के 3 स्टूडियो ने मिलकर काम किया है इसलिए, क्योंकि डायलॉग मूवी के अंदर सिर्फ 20% है, तो डायलॉग से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस मूवी पर। एक दिन का खाना मिस कर देना फ्रेंड्स, लेकिन ये मूवी मिस मत करना, ऐसा निर्वाण देगी ये मूवी आप। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो करो यार। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लास्ट सीन में जब वो लड़की वीडियो के ऊपर बयान देती है तो उसे सुनकर खुद के ऊपर शर्म आती है कि भाई मैं उसी मानव जाति का हिस्सा हूँ जिसके अंदर ऐसे भक्षक पैदा होते हैं। 3 पॉइंट बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद में आपको ये मूवी देखनी ही पड़ सकती है, और अंत में बताऊंगा कि किस कमजोर आदमी के लिए ये मूवी नहीं बनी है। पहला पॉइंट, ऐसे मुद्दे पर जो डायरेक्टर मूवी बनाने का दम रखता है उसे अलग से सैल्यूट। मूवी की कहानी में हमें दिखाया गया है कि जो आश्रय बेसहारा लड़कियों को जीवन देते हैं, कैसे कुछ गंदी सोच वाले लोग उनके जीवन को जीते जी मृत्यु के समान बना देते हैं। चाइल्ड अब्यूज, उनका शोषण, छेड़छाड़, मारपीट, क्या क्या नहीं करते हैं वो। दूसरा पॉइंट है एक्ट्रेस भूमि की परफॉर्मेंस। भाई सब आंखों और डायलॉग से वो रोंगटे खड़े कर रही थी। संजय मिश्रा और दुर्गेश कुमार के बीच में जो कॉमेडी के संवाद लिखे गए हैं उनको देखकर बहुत मजा आया। नेगेटिव रोल में आदित्य श्रीवास्तव को इस मूवी में काम करते हुए देखकर हो सकता है कि आपको रियल में डर लगने लग जाए इनसे। तीसरा पॉइंट है मूवी का रियलिज्म। भाई एक सीन भी फेक नहीं लगता है, मूवी को देखते हुए लगता है कि ये अपने सामने ही हो रहा है। पहली बात तो ये मूवी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, और उस कमजोर आदमी के लिए बिल्कुल नहीं है जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। और आप मानसिक रूप से मैच्योर हो या नहीं हो ये आपको मूवी का पहला सीन देखते ही पता लग जाएगा। तो कुल मिला के फ्रेंड्स, अगर आपको मनोज बाजपेयी की एक बंदा ही काफी है पसंद आई थी तो फिर आपके लिए ही ये मूवी बनी है। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। भारतीय इतिहास के पन्नों का एक बदनुमा दाग है गोधरा कांड, जिसके ऊपर एक मूवी आ रही है कॉन्स्पिरेसी और एक्सीडेंट गोधरा, जिसका आज एक टीजर लॉन्च हुआ है। गोधरा कांड के पीछे की सच्चाई कोई भी सरकार आज तक नहीं बता पाई है और ये देश जानना चाहता है।
क्योंकि उन 59 इंसानों का जिंदा जल जाना शर्मसार करता है। तो क्या ये मूवी इस सच्चाई को बता पाएगी? बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें उस कहानी के बारे में पूरा पता होना चाहिए। बोगी S5 और S6 में कार सेवक अयोध्या से अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन रवाना होती है। बीच में एक स्टेशन पड़ता है गोधरा, जहाँ पर ट्रेन रुकती है और ट्रेन रुकते ही जिन डब्बों के अंदर कार सेवक बैठे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और उन दोनों डिब्बों के अंदर आग लग जाती है और उन डिब्बों में बैठे 59 कार सेवक जिंदा जल जाते हैं और ये खबर पूरे गुजरात के अंदर फैल जाती है और फिर शुरू हो जाते हैं पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे, जो दंगे 3 दिन तक गुजरात को सुलगाते रहते हैं और इसके अंदर 1200 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बाद कई कमेटियां बैठती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हैं। कहा जाता है ISI ने करवाया था, हिंदू मुस्लिम दंगे थे, रेलवे कहती है शॉर्ट सर्किट हुआ है। कोर्ट ने दंगों के लिए 1500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा, लेकिन जिनमें से सिर्फ 31 लोगों को ही सजा सुनाई गई। लेकिन वास्तविकता क्या थी कोई नहीं बता पाया। पूरी मूवी नानावटी मेहता कमीशन की 2000 पन्नों की रिपोर्ट के ऊपर बनी है, जिसका कैलकुलेशन ये था कि आग जानबूझकर लगाई गई थी दंगे फैलाने के लिए और यह एक रची रचाई साजिश थी। मूवी में हमें रणवीर शोरे, मनोज जोशी जैसे मंजे हुए कलाकार दिखाई देंगे। पिछले कुछ समय से सोशल मुद्दों पर बनी फिल्में जो समाज की सच्चाई बयां कर रही है वो लोगों के दिलों में उतर रही है और रिकॉर्ड तोड़ रही है। कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी इसके एग्जाम्पल है, जिन्होंने डायरेक्टर को जज्बा दिया है। और इस बार भी 2 सोशल मुद्दों पर बनी फिल्में आ रही है जिनसे डायरेक्टर को बहुत उम्मीद है। पहली है गोधरा और दूसरी है आर्टिकल 370, जिसके टीजर पर मैंने वीडियो बनाया है और लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है। अगर आप भी देखना चाहें तो आई बटन में लिंक है, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। कोई तो कारण रहा होगा जिससे वो राक्षस बना। जब दुनिया के अंदर हद से ज्यादा राक्षस बढ़ जाते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया राक्षस ही उनका सर्वनाश करता है और वो राक्षस है कैप्टन मिलर। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे रिलीज हुई मूवी कैप्टन मिलर का। फ्रेंड्स, मूवी मास्टरपीस है। मूवी के ऊपर 100 सलार, KGF, पुष्पा सब कुर्बान है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर को सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने इतना सारा एंटरटेनमेंट एक माला के अंदर पिरोया है। मूवी के अंदर अंग्रेजों की कहानी, राजाओं की कहानी, माँ बेटे का प्यार, दोस्ती, प्रेम, भाई सब कुछ दिखाया है और एक भी चीज हेक्टिक नहीं लगती है। सुपर। डायरेक्टर अरुण माथेश्वर का पहला प्रयोग कामयाब रहा। धनुष सर की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन भाई साहब डायरेक्टर ने हर एक साइड कैरेक्टर को उसका पूरा टाइम स्पेस दिया है और उन्होंने काम भी बखूबी किया है। एग्जाम्पल के लिए मूवी के लास्ट के फाइट सीन में कैमरा केवल धनुष सर के ऊपर ही नहीं रहता है, बल्कि शिवा राजकुमार, संदीप किशन, उनके उतने ही फाइट सीन है जितने धनुष के हैं। और लास्ट में सबके एंट्री सीन भाई साहब बवाल है। आज से पहले मैंने किसी भी मूवी के अंदर इतना पावरफुल फाइट सीन एंडिंग में नहीं देखा। धनुष भाई साहब जान ले लो हमारी। जब हम साउथ की फिल्में टीवी के ऊपर देखते थे तो आपको शर्टलेस देखकर बोलते थे भाई साहब पसलियां क्यों दिखा रहे हो, लेकिन गुरुदेव आज मान गए कि अगर एक्टिंग में दम हो तो हमारे जैसे के मुंह पे अपने आप टेप लग जाती है। मूवी का स्क्रीन प्ले 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं करता है। मूवी का BGM इमोशन सीन और फाइट सीन के इंटेंस को 2x कर देता है। BGM ब्रूटल सीन के साथ मिलकर ब्रूटलिटी का एहसास करवाते हैं। वी वांट मोर ब्रूटलिटी, लेकिन भाई साहब सेंसर ने इसके ऊपर कट लगाए हैं। मूवी के अंदर कोई भी आइटम सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग नहीं है। खैर आखिर सही रहा, ऐसे टॉपिक के अंदर ये चीजें ध्यान भटकाती है। तो कुल मिलाकर 2024 स्टार्टिंग की ये बेस्ट मूवी है। मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन छोड़े हुए हैं जो सेकंड पार्ट के लिए है और सेकंड पार्ट हम जरूर देखना चाहेंगे। सेकंड पार्ट की कहानी देश के आजादी के वक्त की होनी चाहिए, जिसके अंदर कैप्टन मिलर देश को आजाद करवाते हुए शहीद हो। भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो मूवी देखने का चरम सुख मिल जाएगा। क्या आप भी इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट के अंदर यस जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते के लिए टेक केयर, बाय। बॉलीवुड की तरफ से साल 2023 में टोटल 146 मूवीज रिलीज हुई है। तो हम बात करेंगे इन 146 मूवीज में से उन मूवीज की जिनसे आस थी लेकिन फिर भी वो खास नहीं बन पाई और जिनसे आस नहीं थी फिर भी वो खास बन गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बॉलीवुड के जहां पिछले 2-3 सालों से प्राण निकले जा रहे थे, तो भाई साहब 2023 ने इस बार जड़ी बूटी का काम किया है। पैसा ही पैसा हो गया। बॉलीवुड ने टोटल इस साल 12,000 करोड़ का काम किया है, जिनमें से 2 मूवीज ऐसी है जो 1,000 करोड़ को पार कर पाई है और 4 मूवीज ऐसी है जिन्होंने 500 करोड़ को पार किया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत मेहनत से बनाया है।
तो साल की शुरुआत हुई कुत्ते से। अरे यार, साल की शुरुआत कुत्ते से कौन करता है, तो मूवी का हाल तो कुत्ते जैसा होना ही था। इसी दिन 2 और मूवीज रिलीज हुई, लक्कड़ बग्गा और मिशन मजनू। दोनों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर एक सोया हुआ शेर जागा जिसने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाँ भाई, पठान। 3 साल बाद किंग खान ने वापसी की और 1050 करोड़ रुपए बनाए। छतरीवाले के साथ जनवरी खत्म हुआ। फरवरी ठीक ठाक स्टार्ट हुआ यामी गौतम की लोस्ट के साथ। उनकी जितनी अच्छी अल्लाह वेंकटपुरम मल्लू थी, उतनी ही गंदी हमने रीमेक बनाई शहजादा। देन अक्षय कुमार और इमरान हाशमी ने बहुत गंदी सेल्फी खींची और फरवरी 100 शेर कहकर चला गया। मार्च स्टार्ट हुआ मनोज वाजपेयी की शानदार परफॉर्मेंस के साथ गुलमोहर। फिर रणवीर कपूर ने तू झूठी में मक्कार से जो लगाए वो निकाले। मिशेल चटर्जी वर्सेस नॉर्वे से रानी मुखर्जी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जीविकाटो से पता चला कि भाई साहब कॉमेडी वालों में भी एक्टिंग का दम है। और फिर नेटफ्लिक्स से दमदार स्टोरी के साथ यामी गौतम और सन्नी कौशल का चोर निकल के भागा। राजकुमार राव ब्लैक एंड व्हाइट में भीड़ लेकर आए, लेकिन ऑडियंस वाली भीड़ मूवी देखने गई नहीं। कंजूस, मक्खी चूस और गेस्ट लाइट को OTT पर देखा, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। लेकिन भाई साहब फिर रीमेक वाले, जो अपनी रीमेक बना के ओरिजिनल से भी ज्यादा कमा लेते हैं। कैथी का रीमेक भोला। आदित्य रॉय ने एक फ्लॉप देकर अप्रैल स्टार्ट किया और गुमराह हो गए। मिसेज अंडरकवर राधिका आप्टे, मजा आया। किसी का भाई किसी की जान से भाई ने सबको हंगना सिखाया और मूवी भी हंग कर चली गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कम विद अफवाह, जबरदस्त एक्टिंग, ठीक ठाक रेस्पॉन्स। और फिर मूवी आई जिसके लिए आस नहीं थी लेकिन फिर भी खास बन गई, द केरला स्टोरी। 15 करोड़ में बनी मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए। IB71 से विद्युत ने कहा, देखो मुझे भी एक्टिंग आती है। कटल चोरी हुआ और ऑडियंस ने मिलकर हंसते हंसते ढूंढा। मनोज वाजपेयी ने फिर एक बार बताया कि सिर्फ एक बंदा ही काफी है एक्टिंग के लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्लो विद जोगिरा सारा रहा। ऑडियंस ने कहा, क्या कर रहे हैं यार तू? संजय मिश्रा ने कोट पहना। क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन जनता ने पार्टी में आने से मना कर दिया। जून स्टार्ट विद जरा हटके जरा बचके, ठीक ठाक हिट और जनता ने बोला। और फिर स्टार्ट हुआ जियो सिनेमा का फ्री वाला दौर। जियो ने फुल भर भर के फ्री में माल दिया और हमने खूब फूका। मुंबई कार, बड़े टैलेंटेड स्टार लेकिन स्टोरी में दम नहीं। और शाहिद कपूर फ्री में हमको ब्लडी डैडी के रूप में दिखे। और फिर मूवी आई वो जिससे दुनिया को आस थी लेकिन बिल्कुल भी खास नहीं बन पाई। मेकर्स ने भले ही पैसे नहीं कमाए हो, लेकिन यूट्यूबर्स ने खूब पैसे बनाए। नवाजुद्दीन टिक्कू वेड शेरू के साथ दूसरी बार फ्लॉप हुए। एक ऐसे टॉपिक पर मूवी बनी जिस टॉपिक पर पहले कभी भी मूवी नहीं बनी थी। सत्य प्रेम की कथा को ऑडियंस ने खूब प्रेम दिखाया। ठरकी इंसानों को लस्ट स्टोरीज 2 से 4 कहानियां और मिली। समझ रहे हो? जुलाई स्टार्ट हुआ नियत, टरला और ब्लाइंड से। तीनों के अंदर कुछ खास नहीं। बेटा, आतंक मचाते मरने पर बेहतर हुरे मिलती है। इस मूवी को बिल्कुल मत छोड़ना, 2023 की बेस्ट मूवी है। भाई साहब वरुण धवन आए OTT पर बवाल मचाने के लिए, लेकिन फुस हो गए। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सफल हुई। भाई साहब उम्मीद नहीं थी कि ये 355 करोड़ बना लेगी। अगस्त के शुरुआत में ही सनी पाजी ने गदर मचा दिया और 700 करोड़ रुपए बनाए। ओ माय गॉड से भगवान ने अक्षय की किस्मत फिर खोली और 221 करोड़ रुपए बनाए। अभिषेक बच्चन ने एक्टिंग से लोगों के सर घुमा दिए और ड्रीम गर्ल सिर्फ ड्रीम ही बन के रह गई। अकेली ने वार जोन में युद्ध किया और जीत भी गई। लव आल से के मेनन ने सितंबर शुरू किया, लेकिन उनको किसी ने प्यार नहीं दिया। फिर आती है साल की नंबर 1 मूवी जवान, जिसने 1148 करोड़ रुपए कमाए। तो भाई साहब पूरे साल नवाजुद्दीन के गले में हड्डी अटकी रही। नेटफ्लिक्स पर करीना कपूर काफी समय बाद जाने जा बनकर आई और 52 देशों में टॉप 10 की लिस्ट में 3 हफ्ते तक वॉच लिस्ट में रही। द ग्रेट इंडियन फैमिली के साथ विक्की कौशल पहली बार फ्लॉप। लोगों की जिस वैक्सीन से जान बची थी, लोगों ने उसी पर ध्यान नहीं दिया। और फिर चूचे ने अपने मूत्र से आग लगाई और 126 करोड़ बनाए। सनी देओल के बेटे दोनों के साथ आए और क्यों आए अभी तक सोच रहे हैं। खुफिया आप देख सकते हो। अक्षय कुमार निकले मिशन रानीगंज पर, लेकिन मिशन फेल। एक तेजस नाम की मूवी भी आई थी, शायद उसमें कंगना रनौत। नवंबर स्टार्ट हुआ एक आधी अधूरी मूवी द लेडी किलर से। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है सबसे कम पैसे कमाने वाली मूवी, 1 लाख। UT69 मूवी बनाओ पाप दो। 3 ऑफ अस मूवी को देख के मजा आया। पानी में तैरने वाला पीपा देखा हमने। लेकिन भाई साहब दिसंबर स्टार्टिंग में टाइगर भाई को गुस्सा आया और 466 करोड़ रुपए बनाया। लोग यहाँ आते आते एनिमल को पसंद करने लगे और 888 करोड़ रुपए दे बैठे। इंडियन आर्मी भी कहाँ कम थी। हमने सेम बहादुर के जरिए 1 का 2 किया, 55 करोड़ लगाए और 118 करोड़ बनाए। आर्किड की बात की सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुपरस्टार के बच्चे हैं। मनोज वाजपेयी ने जोरम से एक बार फिर अपनी एक्टिंग का जोर दिखाया। डंकी से शाहरुख खान ने अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करते हुए अभी तक 380 करोड़ रुपए बना लिए हैं।
कड़क सिंह वाकई में कड़क थे और ड्राई डे के साथ हमने बिना दारू के साल खत्म किया। एक सेकंड फ्रेंड, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत से बनाया यार। अब कुछ फ्रेंड ऐसा बोलेंगे कि इसके अंदर आरआर कहाँ है, इसके अंदर सालार कहाँ है, इसमें वो कहाँ है, इसमें ये कहाँ है। तो भाई साहब वो साउथ की पैन इंडिया रिलीज मूवीज है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पर 100 लाइक्स भी आ जाते हैं तो माँ कसम आपके लिए वीडियो बनाएंगे अपन। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही मूवीज की बात करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अगर एक बार आपने इसको देखना स्टार्ट कर दिया तो मन करेगा भाई ये चलता ही जाए। लिटरली मैंने इसको 100 बार देख लिया होगा पूरे दिन में, गिनती याद नहीं, और हर बार गूज़बम्स आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू करेंगे रिलीज हुए ट्रेलर सेम बहादुर का। विक्की कौशल, भाई ये बंदा क्या है? सेम बहादुर जिनका निधन 2008 में हो चुका था। अब लोगों के बताए अनुसार कि भाई साहब वो ऐसे रहते थे, ऐसे चलते थे और ऐसे बोलते थे। भाई सिर्फ सुनकर कोई एक्टर किसी व्यक्ति की इतने परफेक्ट तरीके से एक्टिंग कैसे कर सकता है? टीजर में उनका जो चलने का स्टाइल है और जो बोलने का स्टाइल है, गजब है यार। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक सोल्जर, रमन राघव में एक नशेड़ी इंस्पेक्टर, सरदार उधम सिंह में एक क्रांतिकारी, गोविंदा नाम मेरा में एक कॉमेडियन का रोल, मन मर्जिया में एक नेगेटिव रोल, और अब उद्यम सिंह। भाई हर बार हर मूवी में एक नए रूप में आते हैं। भाई साहब इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। अगर भाई मेरे मन में कभी एक्टर बनने का ख्याल आया तो भाई सबसे पहले मैं विक्की कौशल के पास जाऊंगा और पूछूंगा भाई एक्टिंग कहाँ से सीखी थी? आज तक इंडियन आर्मी में 2 फील्ड मार्शल बने हैं, जिनमें से पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की स्टोरी हमें मूवी के अंदर दिखाई जाएगी। मूवी में हमें दिखाया जाएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 के युद्ध में सर मानेकशॉ की कितना बड़ा योगदान था। क्योंकि वो गैर हिंदू थे, इसलिए उनके खिलाफ जो राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए थे वो भी हमें मूवी में दिखाई देंगे। मूवी में ये जो सीन आप देख रहे हैं ये उस टाइम का है जब मानेकशॉ को 7 गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी वो मौत को मात देकर वापिस आए। टीजर कमाल का है भाई। अब डर जानवरों के लिए लग रहा है, समझ गए होंगे, बात एनिमल की कर रहा हूँ। ये मुझे पता है कि एनिमल को ये मूवी टक्कर नहीं दे सकती, लेकिन गदर 2 जैसा हाल जरूर कर सकती है। क्योंकि OMG 2 जैसी मूवी गदर का मार्केट डाउन कर सकती है, तो फिर सेम बहादुर जैसी मूवी एनिमल का मार्केट डाउन क्यों नहीं कर सकती? वो तो आपने सुना ही होगा, जानवरों को बच के रहना चाहिए जब शेर आ रहा। आप 1 दिसंबर को कौन सी मूवी देखने चाहेंगे, एनिमल या सेम बहादुर? कमेंट के अंदर जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आपने हजारों ऐसे वीडियो देखे होंगे जो वर्ल्ड की टॉप 10, टॉप 5, टॉप 7 बेस्ट मूवीज रिकमेंडेड करते हैं, और मैं भी एक टॉप 6 मूवीज की लिस्ट लेकर आया हूं। अब आप बोलेंगे कि हम तेरी वीडियो क्यों देखें, इसमें अलग क्या है? तो हाँ भाई, मेरी लिस्ट अलग है। मैंने इन 6 मूवीज को ढूंढने में पूरे 3 दिन खराब हुए हैं। हाँ फ्रेंड्स, 3 दिन की रिसर्च। ये रिसर्च मैंने कैसे की, क्या मेथड लगाए हैं, सब बताने वाला हूँ। और ये टॉप 6 मूवी मैंने इतने लॉजिकल तरीके से निकाली है कि आप खुद वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट लोगे और अपने दोस्तों को बताओगे कि भाई ये है दुनिया की ग्रेटेस्ट मूवी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो IMDb, रॉटन टमेटोज एंड मेटाक्रिटिक्स 3 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्रिटिक्स और यूजर मूवी देखने के बाद में उसकी रेटिंग देते हैं। तो क्रिटिक्स वो होते हैं जिन्हें रेटिंग देने का ये प्लेटफॉर्म पैसा देते हैं। तो भाई साहब ये घपला कर सकते थे, इसलिए मैंने इनसे साइड कर दिया। अब बचे यूजर्स, जो मूवी देखने के बाद में जनरली इन साइट्स पे जाकर मूवी को रेटिंग दे देते हैं। अब होता यह है कि यूजर्स की रेटिंग के आधार पर IMDb 250 मूवीज की लिस्ट जारी करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि जो पहले नंबर की मूवी है उसमें 30 लाख लोगों ने रेटिंग दी है। इसके अलावा रॉटन टमेटोज की टॉप 100 मूवीज एंड मेटाक्रिटिक्स की टॉप 100 मूवीज की लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। यानी हमारे पास में टोटल 450 मूवीज हो चुकी है, जिसमें रॉटन टमेटोज की 100, मेटाक्रिटिक्स की 100 और IMDb की 250 मूवीज। अब इनके अंदर से हमें टॉप 6 मूवीज निकालनी थी। काम आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई ने किया। अब बस लास्ट स्टेप, किसी भी मूवी को छांटने के लिए मेरे पास 3 फैक्टर थे जिनको मैं यूज करने वाला था। पहला स्टेप था हाईएस्ट रेटिंग। अब आप बोलोगे ये तो बच्चा भी कर लेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है। अगर सिर्फ हाईएस्ट रेटिंग निकालने से काम हो जाता तो आप देखकर चौंक जाओगे कि नंबर 6 की मूवी की जो रेटिंग है वो नंबर 5 की मूवी से ज्यादा है। दूसरी मूवी से रेटिंग ज्यादा होने के बावजूद भी वो नीचे है। दूसरा फैक्टर था नंबर ऑफ यूजर्स, यानी किसी मूवी को कितने ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है। तीसरा फैक्टर है मूवी की एज। आप इसको ऐसे रिलेट करना कि आपके पिताजी को ज्यादा लोग जानते होंगे बल्कि आपसे। क्यों? क्योंकि वो धरती पर पहले आए हैं। यानी कि 20 साल पहले रिलीज हुई मूवी के ज्यादा यूजर होंगे 10 साल पहले रिलीज हुई मूवी से। तो इतनी मेहनत के बाद में हमारे पास में टॉप 6 मूवीज की लिस्ट बनकर आई।
रेडी हो, पिटारा खुलने वाला है। तो नंबर 6 पर कब्जा करने वाली मूवी का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज का ये तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर हमें गुड वर्सेस सोरोन की एविल आर्मी के बीच बैटल देखने को मिलती है। और जिस रिंग के पीछे ये ट्रायलॉजी 11-11 ऑस्कर जीत कर ले जाती है, उस रिंग को हम डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। भाई साहब, बचपन का निर्माण था ये। तो अब बताता हूँ ये मूवी हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर क्यों है। तो IMDb के 20 लाख यूजर्स ने इसको 9 की रेटिंग दी है। नंबर याद रखना मुश्किल होगा तो साइड में एक लिस्ट चलती रहेगी, उसे देखते रहना। रोटन टमेटोज के 10 लाख यूजर ने इसे 8.6 की रेटिंग दी है और मेटाक्रिटिक्स के यूजर ने इसे 8.9 की रेटिंग दी है, लेकिन इन्होंने यूजर्स की संख्या नहीं बताई है। ये राज क्यों छुपाया है पता नहीं। तो इस तरीके से मेरे पास तीनों डिटेल आ चुकी है। टोटल रेटिंग तीनों की 26.5 होती है। टोटल यूजर्स 30 लाख जिन्होंने रेटिंग दी और टाइम लगा 20 साल का। तो इस तरीके से मैंने सभी मूवीज का डाटा इकट्ठा किया और हम इसे अब आपस में रिलेट कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 5 में मूवी आती है पल्प फिक्शन, और इस मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि डायरेक्टर टेरेंटिनो की मूवी है ये। अगर आप किसी बुरी चीज में घुस रहे हो तो भगवान एक बार आपको मौका जरूर देता है उससे बाहर निकलने का। अगर वो मौका आपने ले लिया तो ठीक है, वरना जिंदगी बर्बाद। IMDb रेटिंग 8.9। देखिए फ्रेंड्स, इसकी रेटिंग द लॉर्ड ऑफ द रिंग से कम है, लेकिन अगर टोटल रेटिंग की बात की जाए तो इसकी रेटिंग हो जाती है 27.6, जो इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग से ऊपर ले जाती है। तो नंबर 4 पर जो मूवी अपना हक जमाती है उसका नाम है शिंडलर्स लिस्ट। इन सभी 6 मूवीज के अंदर मेरा दिल इसके ऊपर जाता है, मेरी बेस्ट मूवी है। और आपकी कौन सी बेस्ट मूवी है कमेंट के अंदर बताना जरूर। कहानी है हिटलर के टाइम की, जब यहूदियों को मारा जा रहा था, तो कैसे शिंडलर नाम के व्यक्ति की लिस्ट ने 1200 लोगों की जान बचाई थी। और भाई साहब, आज भी उन 1200 लोगों की पीढ़ियां खुद को शिंडलर के वंशज के नाम से बताती है खुद को। तीनों प्लेटफॉर्म पर 16.5 लाख लोगों ने इसे 27.9 की रेटिंग दी है और रिलीज हुए आज इसको 30 साल हो चुके हैं। तो अब आप बोलेंगे कि भाई इसके यूजर की संख्या तो बाकी मूवी से कम है, फिर भी ये ऊपर क्यों है। तो भाई बता दूं, डायरेक्टर ने खून खराबे को नहीं दिखाने के लिए इस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया था। तो 30 साल के अंदर जब भी ये मूवी किसी यूजर के सामने आती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मूवी बहुत पुरानी है और वो इसे नहीं देखता है और ना ही रेटिंग करता है, इसलिए इसके यूजर कम है। अब लिस्ट में टॉप 3 मूवीज बची है और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। 6 मूवीज की लिस्ट में 4 मूवीज ऐसी है जिनके नाम में द वर्ड कॉमन है और 6 में से 3 मूवीज एक ही साल में बनी थी, 1994। भाई ऐसा क्या था उस साल में। तीसरे नंबर पे मूवी है बैटमैन की द डार्क नाइट। मेरे को लगता नहीं है इस मूवी के बारे में बताने की जरूरत है। जब सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा तो हीथ लीजर के जोकर कैरेक्टर के बिना वो अधूरा होगा। तो भाई तीनों प्लेटफॉर्म पर 38 लाख लोगों ने इसे 27.4 की रेटिंग दी है। अब आप फिर बोलोगे कि इसकी रेटिंग तो नंबर 4 की मूवी की रेटिंग से कम है, लेकिन भाई साहब यूजर देखिए 38 लाख और टाइम देखिए सिर्फ 15 साल के अंदर कमाया है, जो बाकी मूवीज 30 और 20 साल में नहीं कमा सकी। तो भाई नंबर 2 धड़कने बढ़ रही है क्या। हर बाप का एक बाप होता है जिन्हें हम दादाजी कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, द गॉडफादर। इस मूवी के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस मूवी को देखकर दुनिया में लोगों ने गैंगस्टर बनना सीखा है। टोटल 30 लाख लोगों ने 28.2 की रेटिंग दी है इसको और मूवी को रिलीज हुए 52 साल हो चुके हैं और 52 साल के अंदर भी ये टॉप पर रेटिंग करती है। और भाई अब नंबर है उसका दुनिया की ग्रेटेस्ट एवर मेड मूवी नंबर 1, द शॉशैंक रिडेम्पशन। मूवी की कहानी हमें ये बताती है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर जीने की चाह है तो चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना हो, आप उसे आसानी से झेल ही लेते हैं। इसका एंडिंग का ट्विस्ट मुझे मरते टाइम तक याद रहेगा। तो तीनों प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 28.4 की रेटिंग दी है और मूवी को रिलीज हुए आज 30 साल हो चुके हैं। तो ये थी दुनिया की बेस्ट ऑफ बेस्ट मूवी। भाई स्क्रीनशॉट ले लो लिस्ट का, इस मेथड से दोबारा कोई नहीं बताने वाला है आपको। अगर आप मेरी इस मेहनत से थोड़ा सा भी कनेक्ट हुए हो तो भाई वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब भले ही मत करो, लेकिन कमेंट में सिर्फ इतना बता दो कि आपने कौन कौन सी मूवी इन मूवीज के अंदर से देखी है। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत खराब नहीं गई। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी की बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दोस्त, मूवी के टीजर या आर्टिकल 370 की बात करने से पहले इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या 2019 में कश्मीर से 370 हटने के बाद आज 5 साल बाद क्या कश्मीर की हालत बदली है? तो फ्रेंड्स, इसकी बात करेंगे रिलीज हुए ट्रेलर आर्टिकल 370 के साथ। तो हाँ फ्रेंड्स, स्थिति तो बदली है, बताता हूँ 3 पॉइंट के साथ। पहली, आतंकवादी घटनाओं में 50% से ज्यादा की कमी आई है। दूसरा, आतंकवाद का डर खत्म हुआ है। आर्टिकल 370 लगने से आज तक यानी कि पूरे 75 सालों में
2022 में सबसे ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए हैं। जीडीपी में 31% की वृद्धि हुई है और भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। लेकिन अपन आते हैं अब टीजर पर। टीजर स्टार्ट होता है कश्मीर की खूबसूरती के साथ और लिखा हुआ आता है इंडियाज क्राउनिंग ग्लोरी। क्राउनिंग ग्लोरी इंग्लिश की एक ईडियम होती है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का सबसे बेस्ट नोटिसेबल पार्ट, और इंडिया का सबसे बेस्ट नोटिसेबल पार्ट कौन सा है? कश्मीर। लेकिन फिर दिखाई जाती है असलियत कि ये 70 सालों से करप्शन, टेररिज्म, सेपरेटिज्म के कारण जल रहा है। उसके बाद दंगों से फायदा उठाते हुए राजनेता और इन दंगों को कम करने के लिए पुलिस, और पुलिस का एक भाग यामे गौतम, यानी कि एक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दिखाया जाएगा कि 370 वहां से कैसे हटाया गया। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी जैसी मूवीज की सक्सेस ने डायरेक्टर के मन में ये जज्बा बढ़ा दिया है कि अब वो ऐसे मुद्दों पे मूवी बना सकते हैं क्योंकि ऑडियंस को भी सच्चाई ही देखनी है, क्योंकि जनता भी भाई साहब सच्चाई ही देखना चाहती है, बेशर्ते आप कहानी को एज टू एज प्रेजेंट करें। रियल कहानी में आप रियलिस्टिक चीजें यूज करें तो और अच्छा लगेगा। मूवी के अंदर आपने होम मिनिस्टर अमित शाह का भाषण लिया है, लेकिन वो क्यों नहीं समझ नहीं आया, क्योंकि संसद के अंदर जब वो बिल पेश किया जा रहा था तो वो भाषण मैंने भी देखा था और देखा था कि कितने लोग इसके खिलाफ हैं, उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और आप तो कमेंट के अंदर बताओ यार। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जब मेंढक और बिच्छू की कहानी के साथ डार्लिंग मूवी का ट्रेलर आया तो लगा भाई कुछ गजब का अनुभव मिलने वाला है, लेकिन आज जब इसका ट्रेलर देखा तो सारा थ्रिल छू हो गया, क्योंकि सारी कहानी तो इन्होंने ट्रेलर में ही बता दी। भैया अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं बता देता हूँ। बद्रुनिसा यानी कि आलिया भट्ट, जिसकी शादी हमजा यानी कि विजय वर्मा के साथ हो चुकी है, लेकिन हमजा बद्रुनिसा को बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। तो इसी टॉर्चर का बदला लेने के लिए बद्रुनिसा अपनी माँ शेफालिसा के साथ उसे किडनैप कर लेती है और उसी तरीके से टॉर्चर करने लगती है जिस तरीके से उसने बद्रुनिसा को टॉर्चर किया था। और इसी के साथ वो अपने पति के किडनैप होने की खबर पुलिस को दे देती है। तो भैया ट्रेलर को देख के मूवी के अंदर सिर्फ इतना सा सस्पेंस बचा है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे क्या होने वाला है, या तो हमजा सुधर जाएगा या फिर मारा जाएगा, बस मूवी खत्म। तो भैया आप ही बताइए, अगर आपको पूरी मूवी की स्टोरी पता है तो आप मूवी क्यों देखेंगे? लेकिन वो तो जरूर देखेंगे जिन्होंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पैसा बहुत मेहनत से आता है रे बाबा। वैसे एक बात और बता दो, अभी जिस तरीके का हाल बॉलीवुड का चल रहा है, शमशेरा और पृथ्वीराज जैसी बड़ी मूवीज ऑन द मूव गिरी है, तो इसको देखते हुए बड़े बड़े स्टार का OTT वाली पतली गली पकड़ना बिल्कुल ठीक है। चाहे मूवी हिट हो चाहे फ्लॉप हो, पैसे तो मिलने वाले हैं। वैसे इस मूवी के साथ आलिया भट्ट प्रोडक्शन के अंदर भी हाथ रख रही है, वह इस मूवी को प्रोड्यूस भी कर रही है। बात करें एक्टिंग की तो एक्टिंग के अंदर तो कोई कमी नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि एक से एक बढ़कर मजे हुए कलाकार हैं, विजय वर्मा, शेफालिसा और आलिया भट्ट। अब देखते हैं ये डार्क कॉमेडी हमें कितना हंसाती है, वो तो 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स के ऊपर ही पता लगेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ट्रेलर की बात शुरू करने से पहले मुझे एक कॉमेडी मूवी ऐसी बता दो जिसके अंदर फीमेल एक्ट्रेस लीड रोल में हो। आप सोचो, मैं जब तक वीडियो शुरू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेलर रिलीज हुआ है क्रू का और इस क्रू के मेंबर है करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू। बोले तो डेफिनेटली अच्छा है यार। कहानी की बात करें तो ये तीनों कोहिनूर एयरलाइंस की एयर होस्टेज है जो पहले से बैंकरप्ट है, सैलरी तक नहीं दे पा रही इनको टाइम पे। और एक दिन इन्हें गलती से दिख जाते हैं पार्ले जी बिस्किट, गोल्ड बिस्किट, और ये भी शुरू कर देती है सोने का धंधा, तस्करी इधर से उधर। आगे हम देखते हैं एक कस्टम ऑफिसर बीच में आ जाते हैं, दिलजीत दोसांझ, जो पहले से कृति सेनन को जानते हैं, और कपिल शर्मा का कैरेक्टर कनेक्ट है तब्बू से। अब देखते हैं इनका ये धंधा कहाँ तक चल पाता है और इसके बीच में कितने हसल होने वाले, और उन हसल के बीच में हमको दिखाई देगी कॉमेडी। मैं तो भाई साहब बहुत एक्साइटेड हूँ और आप हमारे पास में रीजन हो सकते हैं इसको देखने के। पहला, करीना कपूर कमबैक विद फुल ऑफ एनर्जी। दूसरा, तब्बू का स्क्रिप्ट सिलेक्शन। अगर तब्बू ने स्क्रिप्ट सिलेक्ट की है तो समझ लेना मूवी के अंदर कुछ ना कुछ तो खास जरूर है। वैसे बॉलीवुड को काफी टाइम हो गया था एक अच्छी कॉमेडी मूवी देखे हुए। जो भी है, मैं तो एक्साइटेड हूँ। क्या बॉलीवुड में ट्रेंड तो नहीं आ गया हवाई जहाज का, फाइटर, योद्धा और उसके बाद में क्रू? तो क्या फ्रेंड्स तैयार हो इससे आपके के लिए? कमेंट के अंदर बताओ यार यस बोल के। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे किसी मूवी या ट्रेलर की बात करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।